Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the Super 100 series of environment, जिसमें we're going to cover the most probable topics for your UPSC prelims exam 2024. Alright, अब देखो इसमें कि we're going to cover the static part as well as the current affairs. अब देखो probability की बात एक बार बताऊँ मैं आपको, तो probability nobody can tell you कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है. बट वाई आई एम टेलिंग दिस कि probable है ये, क्योंकि इतना तो आपको करके जाना है. दिस इज़ द बेयर मिनिमम एंड नॉन नेगोशिएबल थिंग विच तो आपको करके जाना ही जाना है. और ये कहीं से मैं निकाल कर नहीं लिया, जो हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर है ना सीरीज़, उससे हमने स्टैटिक को निकाला है एंड जो करंट अफेयर हमने पीटी से निकाला है. बस उस पीटी को मैंने आपको उसके लिए और फिल्टर कर दिया आपके लिए, ऑलरेडी फिल्टर था, उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने आपको दे दिया. सिंपल, ओके, वेरी वेल. पीटी के अलावा भी कुछ और टॉपिक्स जो मुझे लगे कहीं और से करंट अफेयर से मुझे मिला, मैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ठीक है. अब स्टैटिक में आ जाओ. स्टैटिक में क्या करेंगे? इकोलॉजी, जो हमारा क्या था, हमने जो पढ़ा है अपने प्ले लिस्ट में, पहले इकोलॉजी पढ़ा है. अब एक बात मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको कि 1.5 आवर का हमारा इकोलॉजी का लेक्चर है हमारे इन्वायरमेंट सीरीज़ में. ऑलमोस्ट 40-50,000 लोगों ने इसको देखा है. तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर देखा है तो कोई दिक्कत की बात, तब यहाँ पे आप कंफर्टेबली हो, बहुत अच्छे से हो. बट अगर नहीं देखा एंड यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसको जाओ एंड वॉच इट. आई कैन अश्योर यू दिस इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल 1.5 आवर्स यू विल स्पेंड फॉर योर इकोलॉजी. इसमें कॉन्सेप्ट में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, मेरी अश्योरिटी है. ये 1.5 आवर्स का है, 1.5 पे देखोगे 1.2 आवर के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है. अब चलो, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं करना है क्या क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स इनको देखते वन बाय वन करके. पहला है बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है. फिर है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इकोटोन. फिर बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. अब समझो कि बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन क्या है. नाम से क्या लग रहा है आपको? बायो एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन कहाँ होगा? किसी एक ऑर्गेनिज्म में. आप खाना खाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर खाना खाओगे, एक्यूमुलेट होगा खाना, खाना एक्यूमुलेट होगा, एंड दिस इज योर बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है. ओके, वेरी वेल. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. द थिंग इज कि एग्जाम में सवाल क्या पूछता है आपसे? आपसे पूछेगा कि बायो एक्यूमुलेशन विद इन सेम ऑर्गेनिज्म होगा. यस, एक ही ऑर्गेनिज्म अगर खा रहा है विद इन सेम स्पीशी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन विद इन द सेम स्पीशी. लेकिन अगर इस स्पीशी को किसी और स्पीशी ने खा लिया, लेट से कि डियर है, डियर इज हैविंग सम ग्रास, उस ग्रास में टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी डियर के अंदर में गई, डियर को लायन ने खाया तो लायन तक पहुंचा. तो दीज आर डिफरेंट स्पीशीज़. तो जब डियर ने ग्रास को खाया तो डियर ने पहुंचा, डियर ने फिर ग्रास को खाया, डियर में टॉक्सिसिटी और बढ़ी, डियर ने फिर ग्रास को खाया, टॉक्सिसिटी और बढ़ी. तो जब डियर के अंदर में ही टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, देन आई कैन से कि बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है. अब डियर को जैसे लायन ने खाया तो दो अलग अलग स्पीशी हुई, तो इसके टॉक्सिसिटीज में ट्रांसफर हो गई. दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो बायो मैग्निफिकेशन हो जा रहा है, कि जो टॉक्सिसिटी वो मैग्नीफाई हो जा रही है. सो बेसिकली बोथ दिस टॉपिक्स आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, योर टॉक्सिसिटी, ठीक है. ये सेम ऑर्गेनिज्म स्पीशी में है, ये फूड चेन के अक्रॉस है, ठीक है. अब मेरे को बात बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूछा उसने कि बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्नेशन किसके थ्रू एक ट्रॉफिक लेवल में या फिर एक पूरे के पूरे फूड चेन में टॉक्सिसिटी इंटर करती है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पहले क्या प्रोसेस होगा, बायो एक्यूमुलेशन होगा कि बायो मैग्निफिकेशन होगा? पहले एक्यूमुलेशन होगा, कि पहले जो डियर है, पहले डियर तो ग्रास को खाएगा ना. अब ग्रास से पहले इसमें किया तो पहले तो बायो एक्यूमुलेशन हुआ. अब इसको अगर लायन ने खाया है तो अब तो ये हुआ ना, अब मैग्निफिकेशन हुआ. अब लायन मर गया, लायन को वल्चर ने खाया तो वल्चर अगेन और मैग्नीफाई हो गया. सो विद फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, मतलब फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर जो हो रहा है उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन. विद इन सेम स्पीशी बोलेंगे, विद इन सेम स्पीशी को बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन. इतनी चीज़ क्लियर है. एक और एमसीक्यू का पॉइंटर, और सवाल क्या पूछते हैं आपसे? पूछेगा ना कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल क्या है. तो देखो, वाटर सोल्यूबल अगर होगा कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल अगर वाटर सोल्यूबल है, सो दैट इज़ गुड. क्यों? क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होकर वो हमारे यूरिन से पास हो जाएगा. सो यहाँ से कैन बी पास टू यूरिन, तो ये तो एक्यूमुलेट होगा ही नहीं. सो फॉर बायो एक्यूमुलेशन टू हैपन, फॉर बायो मैग्निफिकेशन टू हैपन, क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो जो टॉक्सिन है वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, फैट सोल्यूबल होना चाहिए. हमारा क्या है कि इकट्ठा हो रहा है. इकट्ठा कब होगा? जब निकलेगा नहीं. तो वाटर सोल्यूबल तो भैया तो निकल जा रहा है, तो हमें इकट्ठा करवाना है, तो फैट सोल्यूबल होगा तो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है. एक सेकेंड, ठीक है. फैट सोल्यूबल होगा तो इकट्ठा हो जाएगा. तो फॉर बायो मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन दोनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फैट सोल्यूबल. इतनी चीज़ क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा. अब आ जाओ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझो. फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? चलते हैं तो कदमों के निशान छोड़ते हैं हम लोग, वी आर मूविंग, तो यहाँ फुटप्रिंट छोड़ा, फुटप्रिंट छोड़ा. ये फुटप्रिंट क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. की इकोलॉजी से जो भी चीज़ हमको चाहिए, जैसे हमको चाहिए लेट से ऑक्सीजन चाहिए, हमको लैंड चाहिए, हमको ग्रास चाहिए, राइट. ये इकोलॉजिकल पार्ट्स है ना, इकोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं. सो वी आर एक्चुअली डिमांडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी.
और जितना हमें डिमांड होगा वो हमारा उतना कंज्यूम करेंगे ना। जैसे मान लो हम लोग चल गए, हमने क्या करा, लाइट जलाया, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, दीज आर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। सो हाउ मच ऑफ द नेचर इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन टू सस्टेन इस एक्टिविटीज़ को बोलेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आता है कि ये तो है कि कितना हमें चाहिए, इट इज़ व्हाट वी नीड। क्या ये बेसिकली कि व्हाट वी नीड, ठीक है, वेरी वेल। अब एक और चीज़ को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि इकोलॉजी कितना प्रोवाइड कर सकता है। सो बेसिकली क्या है, कितना हमको चाहिए, और ये है कि व्हाट इज़ सप्लाई। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि डिमांड है, ठीक है, एंड दिस इज योर सप्लाई। अब एट एनी पॉइंट अगर मेरा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए कि मुझे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, डिमांड है, विल एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी। तो इस केस में क्या होता है, हम बोलते हैं कि ओवर शूट हो गया, कि भैया जितना हमने इकोलॉजी प्रोवाइड करने से उतना तो हमने खर्च कर दिया, या हमें उतनी रिक्वायरमेंट हो गई, उतनी फुटप्रिंट हमारी बढ़ गई है। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ओवर शूट हो जाएगा। इसको मनाने के लिए एक डेज मनाते कहते हैं अर्थ ओवर शूट डे। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पे आ जाओ। क्या कह रहा है ये? सिंपल सी बात है, समझो क्या कहना चाह रहा है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं इन अ गिवन एरिया, इसको बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इकोटोन हैज़ हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहना इसे कि यहाँ पे अगर दो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम 1 इकोसिस्टम 2, इसके बीच का जो एरिया इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, इसमें इसकी भी स्पीशी है, इको 2 की भी है, इसमें E1 की भी स्पीशी है। इसका मतलब कि इसके पास इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इस छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि जितना छोटे एरिया में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशी मिलेगी तो बोलेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग कि एरिया में, मैं ये नहीं कह रहा कितने ज़्यादा मिलेंगे। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसको समझो। अगर कोई मेरे से आगे कल को पूछता है कि मुझे बताओ यार कि ओशन में और लैंड में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और ओशन में ज़्यादा किसकी प्रोडक्टिविटी होगी, तो आप बोलोगे यार कि ओशन में तो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होंगे, तो ओशन की ज़्यादा होगी। बट ये नहीं है, आप समझो कि ओशन का एरिया भी तो ज़्यादा है, उतने बड़े एरिया में उतनी स्पीशीज़ हैं, तो ये एरिया बढ़ गया। जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि डिनोमिनेटर बढ़ गया। जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पूरी पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई कि हमें ओशन की प्रोडक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ही इतना बड़ा है यार। आप कॉमन सेंस लगाओ ना कि बड़े एरिया में कम स्पीशीज़ हैं, तो कम्युनिटिव स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा है, बट बड़े एरिया में तो कम्युनिटिव तो कम हो गया ना हमारा, ठीक है। अब मेरे से कोई ऑर्डर पूछता है कल को आके, तो मैं क्या बोलूँगा कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, उसके बाद आपके जो है ना, आपके वेटलैंड है, वेटलैंड या फिर लेक्स, ठीक है, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, यहाँ पे। उसके बाद जाके आपका कहाँ है, कोरल में। और उसके बाद सबसे लीस्ट जो होगा ना आपका, वो आपके ओशन में होगा, ओशन या सी में होगा। ये चीज़ क्लियर होती है कोरल में। अब कोरल हैज़ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोरल के बारे में एक चीज़ कहते हैं कि कोरल कवर्स 5% ऑफ द अर्थ एरिया, बट दे हैव 5% ऑफ द ओशंस एरिया एंड हैव 25% ऑफ द ओशन स्पीशीज़। तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, कि एरिया तो कम लिया बट स्पीशी का नंबर ज़्यादा है। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा किसका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर वेटलैंड, लेक्स, ये बराबर हो गया, एंड देन उसके बाद कोरल, उसके बाद ओशन। ये टॉपिक हम लोग इसका ऑर्डर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ओके, हो गया हमारा। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में आ जाओ। क्या मतलब है इसका, सक्सेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पायनियर मतलब छोटी स्पीशी, उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी स्पीशी, उससे अच्छी और स्पीशी, घास, प्लांट एंड ये ट्री। समझिए, एग्जाम्पल रख सकते हैं आपको, जो पढ़ा होगा दिमाग में आ रहा होगा आपके। ओके, अब मुझे बताओ कि प्रोडक्टिविटी किसके ज़्यादा होगी, इसके ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्री का लाइफ स्पैन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रास। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कम्प्लेक्स कौन है, ट्री और ग्रास। ट्री सर्वाइवल बढ़ जाएगा, ज़्यादा सर्वाइव कौन करेगा, ट्री या ग्रास, ट्री। ऑलराइट, और एक और पॉइंट समझो, एग्जाम में बोल दे कि इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, नो, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ट्रीज थी और ट्री के बाद वहाँ ग्रास आने लगा, नहीं, पहले ग्रास होगा, ग्रास के बाद प्लांट, फिर प्लांट के बाद ट्री। तो ये इट इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये देखो इस डायरेक्शन बढ़ रहा है ना, इट इज़ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब यहाँ तो चीज़ और समझो कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर दो टाइप पढ़ा था हमने, एक होता है 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, एक होता है 2nd डिग्री। क्या मतलब है, अरे यार कि अगर पहले कोई लाइफ फॉर्म थी नहीं, अगर मान लो कोई बैरन आइलैंड है, इसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म थी, मान लो वोल्केनिज्म हुआ अभी जस्ट, कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, कोई डेल्टा बनाया अभी, फर्टाइल डेल्टा बनाया अभी, जस्ट रिवर ने डेल्टा बनाया है, पहले तो था नहीं डेल्टा, तो इट्स अ फ्रेश लैंड। 1 डिग्री सबसे पहले यहाँ पे कि लाइफ पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नाउ इफ द सक्सेशन इज हैपनिंग हेयर फ्रॉम योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू योर ग्रास टू योर प्लांट टू योर ट्रीज, अब अगर ये होता है उसको कहते हैं क्या, 1 डिग्री। बट अगर पहले से कुछ था, मान लिया कि पहले से फॉरेस्ट था, अब फॉरेस्ट में फायर लग गया,
जैसे ही फर्स्ट में फायर हुआ तो फर्स्ट तबाह हो गया, बट अगर फायर लगाना, अब वापस तो उसमें तो चीज़ें होंगी ना, पहले ग्रास आएगा, फिर प्लांट आएगा, फिर ट्रीज आएगा, तो अगेन सक्सेशन हुआ। तो इस केस में जहाँ पहले से कुछ था अब दोबारा हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, एक होता है उसे कहते हैं एलोजेनिक, एक होता है उसे कहते हैं एलोजेनिक वर्सेस ऑटोजेनिक। क्या मतलब है? एलो का मतलब है, एलो का मतलब आउटर, एलोपैथी होता है ना दवा, तो मतलब अगर कोई बाहर की स्पीशी आके उसको सक्सेशन को ट्रिगर करेगी तो बोलेंगे एलोजेनिक, और खुद की स्पीशी अगर ट्रिगर करेगी तो उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक। फॉर एग्जांपल किसी बाहर के इंसान ने आके फर्स्ट में फायर लगा दिया तो मैं क्या बोलूँगा कि द रीजन फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन वॉज एक्सटर्नल, दैट्स आई विल से कि एलोजेनिक सक्सेशन हुआ। ठीक है, और ऑटोमेटिकली फायर लग गया उसमें तो ऑटोजेनिक सक्सेशन है। ठीक है, हो गया क्लियर? दिस इज व्हाट इज। अब न्यूट्रिएंट साइकिल देख लो क्या है। न्यूट्रिएंट का साइकिल करना मतलब कि गैशियस सेडिमेंट्री दो तरह का होता है, एक होता है गैशियस, एक गैशियस सेडिमेंट्री है क्या यार? मीडियम, जिस मीडियम में साइकिलिंग हो रही है, कि मतलब कि नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन एक जगह दूसरी जगह फैल रहा है, अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आके अगर प्लांट में आता है एंड प्लांट के थ्रू सॉइल इसको फिक्स करता है, फिर उसके बाद हम इसको, प्लांट को एनिमल खाता है या फिर हम खाते हैं, हम तक पहुंचता है, एंड दिस इज अ प्रोसेस, किस तरीके से नाइट्रोजन आपका घूम रहा है, एटमॉस्फेयर साइकिल हो रहा है, एंड द साइकिल जिस मीडियम में हो रहा है, गैशियस मीडियम में हो रहा है, दैट्स उसको बोलेंगे इट्स अ गैशियस मीडियम, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, एंड कार्बन साइकिल ऑल्सो इज लाइक कि प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एंड दिस इज हाउ सर्कल इज हैपनिंग। ठीक है, नाउ दिस इज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो ये आपका कार्बन साइकिल बना, ये नाइट्रोजन साइकिल बना। डिटेल मैंने कहाँ पढ़ाया मैंने आपके इकोलॉजी वाले लेक्चर में। उसको अगर यहाँ डाउट आ रहा है इस टॉपिक में आपको तो आप वहाँ जाओ देख लो यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अब सेडिमेंट्री में क्या आएगा? सल्फर फॉस्फोरस पे 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है फॉस्फोरस के ऊपर, तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप जाओ इसको जाके अच्छे से वहाँ पे पढ़ो, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, मतलब ऑब्वियसली यार इकोलॉजी वाले लेक्चर में लास्ट पार्ट में दिया है। ठीक है, जाके उसको देख लो। ओके, इसमें अगर डाउट आ रहा है, अगर आता है तो कोई बात नहीं, देखा हुआ है तो कोई बात की बात नहीं है, ऑलराइट। क्योंकि इसको मैं अगर सबको पढ़ाने बैठूंगा तो 10 घंटे का लेक्चर है यार, हमें इसको टाइम नहीं ना हमारे पास। आई एम ट्राइंग टू फास्ट रिकॉल यू एवरीथिंग, एक्टिव रिकॉल करेंगे और ख़त्म करेंगे काम। ठीक है, ये कुछ छूटे ना, आपको कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाए इस सीरीज़ के बाद। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब आ जाओ बायोडाइवर्सिटी सेकंड चैप्टर। देखो जो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है इकोलॉजी, उसको हमने यहाँ पे 10 मिनट में कवर किया। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी में आ जाओ। 3 तरह का हमें टाइप पढ़ना है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये हमें नहीं पता तो हम बेवकूफ़ हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है समझो। अल्फा मतलब कि डिफरेंट स्पीशी के बीच में अगर नापेंगे, जैसे मान लो कि अलग अलग, मान लिया ना, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि डियर की कितनी स्पीशीज़ हैं, लायन की कितनी स्पीशी हैं, टाइगर की कितनी स्पीशी है, तो अलग अलग स्पीशी का अगर हम डाइवर्सिटी मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या? अल्फा डाइवर्सिटी। सिंपल। अगर दो अलग अलग, मतलब ये क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, लेट्स से कि इकोसिस्टम 1, ठीक है, मेरे घर में एक इकोसिस्टम बन गया। इस इकोसिस्टम में बहुत सारे लायन भी रहते हैं मेरे घर में टाइगर भी रहते हैं, मेरे घर में डियर भी रहते हैं। फालतू से एग्जाम्पल है बट ठीक है। अब लाइन का कितनी वैरायटी, डियर की कितनी वैरायटी है, कितने तरीके से ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने हैं, लायन भी है इसमें, डियर भी है, इसमें कितने तरह की स्पीशीज़ हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा डाइवर्सिटी। बट अगर मेरा मान लो कि ये मेरा घर, ये आपका घर, यहाँ पे 2 इकोसिस्टम बन गया, एक मेरा घर इकोसिस्टम, एक आपका घर इकोसिस्टम। अब आपके घर में कितने लायन भी है, डियर भी है, स्नेक भी है, फ्रॉग भी है, मेरे घर में कितना है, तो कितनी तरह की स्पीशी आपके घर में, कितनी तरह की स्पीशी मेरे घर में, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? बीटा डाइवर्सिटी। अब मान लो कि अब जिस शहर में हम लोग रहते हैं, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, अब ऐसे ऐसे करके हमारे पास n नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। इस पूरे शहर का अगर कहें कि इसमें अब इस इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, पूरे शहर का अगर डाइवर्सिटी हम काउंट करेंगे तो बोलेंगे क्या? सबको अगर सम कर देंगे E1 + E2 + E3 तो उसको बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। इतनी चीज़ क्लियर है? अल्फा, बीटा, गामा, ये एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया। ओके, अब समझो क्या कह रहा है। 3 चीज़ पढ़ना है, कोल्ड स्पॉट, होप स्पॉट, हॉट स्पॉट। क्या है? पहले कोल्ड और होप समझो। कोल्ड स्पॉट वैसे कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी तो रिच है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो आपकी लो है, ठीक है, बट थ्रेट ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं कोल्ड स्पॉट। जैसे मान लिया कि हमारा हॉटस्पॉट का क्या कंडीशन था कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, यहाँ स्पीशी बहुत ज़्यादा है और इसमें थ्रेट भी है, तो इसको बोलेंगे भैया इस रीजन को बोल दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो एक तो थ्रेट रीजन है, तो कोल्ड स्पॉट किसको बोलेंगे? ये हॉट की जगह अगर मैंने इसको कोल्ड, मतलब यहाँ हॉट स्पॉट की जगह मैं इसको कोल्ड स्पॉट अगर बोलूँ तो कब कोल्ड स्पॉट बोलूँगा? तो 2 चीज़ तो देखो यहाँ पे, एक तो थ्रेट तो इसमें भी है हाई है, हॉटस्पॉट में भी थ्रेट हाई है, बट वहाँ पे स्पीशी की रिचनेस भी ज़्यादा है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। आपको ये बात समझ में आती है आपको जब मैं बोलूँ कि स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, इतना अपने दिमाग में चमकना चाहिए अपने को, ठीक है, ओके, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीशी रिचनेस और या फिर बायोडाइवर्सिटी दोनों एक ही चीज़ है, ये लो है, और ये दोनों अगर हाई होता है तो क्या बोलते हैं? इसको हॉटस्पॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो कोल्ड स्पॉट हॉटस्पॉट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे थ्रेट हाई है दोनों में, बट कोल्ड स्पॉट में क्या है कि डाइवर्सिटी का, स्पीशीज़ का जो रिचनेस है वही कम है, ठीक है, ओके। होप स्पॉट क्या है?
ओशन एरिया अंडर कंजर्वेशन, ऐसे ओशन का एरिया जिसको कंजर्वेशन की तरह अंदर डाल रहा है उसको कोल्ड हॉटस्पॉट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है आपको, कोल्ड स्पॉट में स्पीशी रिचनेस, स्पीशी का डाइवर्सिटी लो होती है, एंड होप स्पॉट इज कनेक्टेड टू ओशन। ये दिमाग में एकदम रटा हो जाना चाहिए अपने को कि होप स्पॉट मतलब बोले तो ओशन। 2 बजे रात को उठा के पूछे आपसे होप स्पॉट मतलब ओशन। अब आ जाओ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बड़े अच्छे से पढ़ा है मैंने। 3 क्राइटेरिया देखना है अपने को कि एक हाई एंडेमिज्म होना चाहिए। क्या मतलब इसका कि उस ऐसे जानवर जो उसी एरिया में रहते हैं उसको एंडेमिक स्पीशी कहते हैं। तो उस ऐसे स्पीशी बहुत ज़्यादा हो जो सिर्फ उसी एरिया में रहते हैं और कहीं रहते ही ना हो, तो एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, थ्रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और स्पीशी की रिचनेस बहुत। 3 क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब स्पीशी रिचनेस का क्या मतलब है, जब भी मैं बोलूँ स्पीशी रिचनेस, क्या दिमाग में चमकना चाहिए कि ये भाई कुछ नहीं कह रहा है, इज जस्ट सेइंग कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत अलग अलग तरह का स्पीशीज़ है वहाँ पे बैठी हुई। ठीक है, अब थ्रेट में आ जाओ। थ्रेट कैसे पता पड़ेगा थ्रेट है कि नहीं, थ्रेट कैसे देखेंगे कि यार या तो उसमें जितना वेजिटेशन है, ये जो हैबिटेट है उसका 30% लॉस हो गया हो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो लॉस हो गया मतलब क्या कि थ्रेट है तभी तो लॉस हुआ। हाई एंडेमिज्म कैसे दिमाग डिसाइड करेंगे कि 1500 स्पीशी ऑफ वैस्कुलर प्लांट फाउंड नोवेयर एल्स, ऐसे प्लांट जो कि कहीं और मिलते ही नहीं है, सिर्फ यहीं मिलते हैं। अच्छा, वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम डेवलप होता है, मतलब कि जो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दोनों डेवलप्ड हो, उसको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इंडिया में एक सवाल आता है ना, इंडिया में क्या क्या हॉटस्पॉट होगा, तो इंडिया में क्या क्या हॉटस्पॉट देख लो। एक आपका ईस्टर्न हिमालयस, ये वाला एरिया जहाँ पे उत्तराखंड हो गया आपका, एक हो गया वेस्टर्न घाट वाला एरिया, फिर एक हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और फिर अंडमान वाला, फिर लोअर अंडमान और निकोबार, और एक हो गया ये वाला आपका ये पूरा एरिया। तो इसमें 4 जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। एग्जाम में सवाल यहाँ से बनता है, तो आपको क्या पूछेगा एग्जाम में कि ईस्टर्न हिमालय प्लस असम, तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम जो कि आपके ईस्टर्न हिमालय में आ जाएगा। फिर इंडो बर्मा में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बट असम नहीं आएगा इसमें क्योंकि असम तो पहले आ गया आपके ईस्टर्न हिमालयस में, और इसमें अंडमान ग्रुप आएगा, मतलब कि ऊपर वाला ग्रुप आएगा 2 आइलैंड्स। निकोबार ग्रुप किस में आएगा, वो सुंडालैंड में आएगा। तो निकोबार ग्रुप प्लस साउथ ईस्ट एशिया आपके आ जाएगा सुंडालैंड में। ठीक है, और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका किस में आ जाएगा, एक जोन में आ जाएगा। तो ये एक जोन और ईस्टर्न हिमालय का जोन, इसमें असम को हम इंक्लूड कर लेंगे, और इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, बट असम इसमें नहीं है, असम तो यहाँ तो आ चुका है। और इसमें इंडो बर्मा में और क्या आ जाएगा, अंडमान का ऊपर वाला पार्ट, ये देख लिया। और सुंडालैंड में क्या आ जाएगा, निकोबार। ठीक है, ये इसको रट लेंगे अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, जो देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा। जिसने भी लेक्चर देखा होगा, इकोलॉजी का सीरीज़ कंप्लीट किया होगा, उसको तो यहाँ पे फील आने वाला बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो स्पीशी रिचनेस अवेयरनेस क्या है, ये मैंने कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं उसको बोलेंगे स्पीशी रिच है, ज़्यादा स्पीशी है। अब स्पीशी के मामले में वो अमीर है एरिया। ठीक है, स्पीशी की अवेयरनेस क्या है कि कितने तरीके से स्पीशी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड कि बहुत अनइवन है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्पीशी अवेयरनेस। हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं बोलूँ स्पीशी रिचनेस, अगर एग्जाम में सवाल पूछता है स्पीशी रिचनेस, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इट इज़ बेसिकली दिमाग में आना चाहिए कि ये पूछ रहा है बेसिकली मेरे से कि बायोडाइवर्सिटी कितनी हाई है। तो मैंग्रोव, कोरल और वेटलैंड का बहुत हाई होता है क्योंकि ये सारे के सारे इकोटोन है, और ट्रॉपिकल का तो बहुत हाई होना ही होना है। अब जो मैंने बताया प्रोडक्टिविटी, ये काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी तो है, प्रोडक्टिविटी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं लग रहा आपको कि समवट वही चीज़ है, ये वही तो चीज़ है। थोड़ा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि अगर कोई मेरे से आके बोलता है भैया इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करो, तो मैं बोलता हूँ कि स्पीशी रिचनेस ऊपर डाल देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एरिया हो जाएगा। तो मैं अगर इसमें से एक कंपोनेंट जो न्यूमरेटर वाला है वही तो ये है, तो ये अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी तो ज़्यादा होगी। बट इसमें एक और वेरिएबल है, वो आपका एरिया है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट नहीं है ना। तो ओशन का, अगर ओशन में तो स्पीशी ज़्यादा है बट इसका एरिया भी सिग्निफिकेंटली बहुत हाई है, दैट्स वाई अल्टीमेटली क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होने से ये क्या हो जाएगा, पूरी पूरी क्वांटिटी कम हो जाती है। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। बायोडाइवर्सिटी खत्म। बायोम में आ जाओ। बायोम में क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम देखो, पढ़ना क्या, ट्रॉपिकल, डेजर्ट, सवाना, बोरियल बायोम। ठीक है, देखो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा आपको, रीज़न इज़ यहाँ पे देखना क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, इट्स माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि प्लीज़, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि आते ही एग्जाम में, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ जाइए, कुछ 40 मिनट का लेक्चर है, इसको अगर 1.5x पे देखेंगे तो आपके 25 मिनट के आसपास में बचेगा, 25-30 मिनट के आसपास में। इसको देख के खत्म करिए और खुद को कॉन्फिडेंस लेकर आइए, आधा उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको देखने के बाद यहाँ पे इसको आप करोगे तो रिवाइज हो जाएगा, और जिसने देखा हुआ है तो उसको तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ है मुझे। ठीक है, देख लो एक बार ओवरव्यू। फिर भी डेजर्ट में क्या होता है, लीव्स में लीव्स नहीं होते, थॉर्न्स होते हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होगा। स्टेम्स जूसी होंगे क्योंकि वाटर स्टोर करके रखेगा ये, तभी स्टेम में सारा जूसी स्टेम मिलेगा आपको। रूट बहुत डीप होंगे, क्यों, क्योंकि पानी नहीं ना यार, तो पानी ढूंढने के लिए रूट क्या होगा, रूट का काम क्या है, पानी निकालना, तो पानी ढूंढते होते नीचे पहुंच जाएगा, बहुत रूट डीप होगा। वेराज अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन में तो रूट शैलो बहुत होते हैं, क्यों, क्योंकि इतना पानी, इतनी बारिश होती है वहाँ पे। ठीक है, ओके, सब अडेप्टेशन है, सब इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का काम है। बोरियल में देख लो, बोरियल में कॉनीफेरस है, कौन की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि बर्फ गिरता है यार, नहीं गिरेगा तो यहाँ फ्रॉस्ट बाइट लग जाएगा। ठीक है, एवरग्रीन क्यों है, क्योंकि बोरियल यहाँ सालों भर यहाँ पे बर्फ गिरते रहता है, तो एवरग्रीन है, कॉनीफेरस एवरग्रीन है। ठीक है,
ओके। सॉइल में लीचिंग होगी क्योंकि बार बार अगर बर्फ़ गिरेगा या बारिश होगी तो क्या होगा कि लीचिंग क्या होता है बेसिकली कि सारा मिनरल क्या है नीचे चला गया पानी के थ्रू, ठीक है। ओके। सवाना देखो, सवाना में क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज़ होते हैं, ऐसा बोलेगा ट्री है ही नहीं, ट्री होते हैं पर अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज इसमें होते हैं, ठीक है। ओके। ग्रासेस यहाँ पे हार्ड होंगे, तो ये देखो सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब कि हार्ड ग्रासलैंड, और जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं स्टेपीज जो होता है, स्टेपीज इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि सॉफ्ट होता है, ध्यान रखेंगे। ओके। इसमें फॉरेस्ट फायर लग जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। इंडिया में एग्जाम्पल क्या, बनी ग्रासलैंड। देखो ट्रॉपिकल में क्या है, बटरेस रूट, बटर शूट मतलब शैलो रूट होता है। इसमें एक और चीज़ देखने मिलती है आपको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है ना, फिर फ्लावर्स, ट्रंक्स पे फ्लावर भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ब्रांचेस नहीं होते, ब्रांचेस पे नहीं, यहाँ पे ट्रंक्स पे ही फ्लावर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक और जो होते हैं इपिफाइट्स। इपिफाइट्स क्या होता है, इपिफाइट्स मतलब कि इपिफाइट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब दे सर्वाइव ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट। इपिफाइट्स आर नॉट होस्ट, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। ओके। अब टुंड्रा में देखो, टुंड्रा में प्राइमरी कम्युनिटी नहीं है, क्यों नहीं है, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बहुत सारा है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि कम क्वांटिटी में हो तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ना हो पाए। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर आपका जो है, टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है कि वो लिमिट कर रहा है आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है ना यार, तो यहाँ पे जो बड़ी स्पीशी है वो सक्सीड कर ही नहीं पाई, दैट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कम्युनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके। इंडिया में क्या क्या बायोम देख लो, ये आपका इंडिया में सब कुछ मिलता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बायोम इंडिया का, सब कुछ मिल जाएगा इंडिया में आपको। ये क्या हो रहा है, क्लियर क्यों नहीं है, ओके क्लियर हो गया। तो मर्ग मिलेगा, एल्पाइन ग्रासलैंड। अच्छा, आपको एल्पाइन और एल्पाइन का मतलब पता, मैंने बताया हुआ है आपको यार कि एल्पाइन और माउंटेन का क्या मतलब है। एल्पाइन का मतलब कि एक्चुअली बहुत हाइट पे अगर चले जाओगे तो एल्पाइन हो जाएगा, और सिर्फ वो थोड़े से माउंटेन की हाइट चले गए तो माउंटेन हो जाएगा। जैसे आपका वेस्टर्न घाट में जाओगे तो ये आपका माउंटेन हो जाएगा, और अगर आप हिमालय वाले में जाओगे तो एल्पाइन होगा, तो इट्स एल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो और आपका कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलेगा, लेह लद्दाख में मिलेगा, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड में क्या मिलेगा, टॉपलेट ग्रासलैंड यहाँ मिल जाएगा। डेजर्ट, हॉट डेजर्ट कहाँ मिलेगा, आपके सहारा मिल जाएगा। डिसिडुअस फॉरेस्ट पूरे इंडिया में ऑल ओवर मिलता है, हर जगह पे डिसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट में, और थोड़ा सा आपके इस एरिया में, हिमालय के बॉटम में, और फिर आपका अंडमान निकोबार में। ये 4 जगह है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्लियर है, बस हो गया खत्म। अब आ जाओ एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा दिया मैंने, क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर, वैसी चीज़ जो कि आपके इसको कम कर दे, सक्सेशन को कम कर दे, इकोलॉजी को के प्रोडक्टिविटी को कम कर दे, इकोलॉजी के फंक्शन को इम्पैक्ट कर जाए। क्या चीज़ है यहाँ पे, सनलाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। देखो क्या मतलब है, सनलाइट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कम होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सरफेस से नीचे पड़ेंगे सनलाइट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इंटेंसिटी सनलाइट क्या होगी, टॉप टू बॉटम कम होगी। एक जोन ऐसा आएगा जहाँ के पास सनलाइट आपको मिलेगा ही नहीं, उस जोन को बोलते हैं एफोटिक जोन। जिस जोन में सनलाइट हो उसको कहते हैं फोटिक जोन, जहाँ नहीं मिलेगा एफोटिक जोन। अब मुझे बताओ कि क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, यस। तो इस जोन में आपको क्या मिलेगा, इस जोन में मिलेगा आपको फोटोसिंथेसिस, दिस इज द जोन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जब जोन ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि इसको क्या होगा, यहाँ पे खाना होगेगा, जब खाना होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, इफ देयर आर प्लांट्स तो खाने के लिए दे विल बी फिशेस, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिश को खाने के लिए बड़े फिशेस आएंगे, तो मतलब कि फोटिक जोन में प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसमें स्पीशी की डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एफोटिक जोन में क्या होगा, कम होगी, सनलाइट नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कहानी तो आपके बेस से शुरू होगा कि अगर आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा तो खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूम, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा, उसको कंज्यूम कर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, आप समझो, इसको पढ़ लेना एक बार, पढ़ाया हुआ सब कुछ मैंने, ठीक है, एक बार यहाँ से इसको पढ़ लेना। ओके, ऑलराइट। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, क्या पूछे एग्जाम में कि ध्यान रखना एक बात कि जैसे ही पानी ठंडा होगा वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम पानी ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ बॉटम में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि यार ऑक्सीजन आपने कहा तो ऑक्सीजन तो फोटिक जोन में बनता है ऑक्सीजन, तो नीचे ज़्यादा कैसे हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन क्या रहा है वो अलग सी बात है, ऑक्सीजन डिजॉल्व कितना है वाटर में, सो कोल्ड वाटर हैज़ मोर कैपेसिटी टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, मतलब कि ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी ठंडा होगा, क्लियर है। अब बात समझो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कि वाटर को के टेम्परेचर को चेंज करना इज मुश्किल। दैट इज़ वाई जो ओशन, जो वाटर में स्पीशीज होती हैं, थोड़ा सा भी अगर वाटर में ओशन में हीटिंग हो गई तो एक्वेटिक स्पीशीज विल बी मोस्ट इफेक्टेड। वाई, बिकॉज उनकी बॉडी अडेप्टेड ही नहीं है टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, क्योंकि इनको तो समझ में आता है कि वाटर का टेम्परेचर चेंज तो होता नहीं जल्दी, सो दे आर नॉट अडेप्टेड टू दैट सिचुएशन, ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाओ बीओडी सीओडी। बीओडी सीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन। कहानी समझो, कहानी क्या है, सिंपल समझो कि पानी में पोल्यूशन हुआ तो उस पोल्यूशन को कंज्यूम करने के लिए, इस मान लो कि एक चीज़ समझो आप कि लेट अस से कि पानी में न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के फॉर्म में होगा, जब भी होगा पानी के अंदर में क्या फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, दे आर जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसे हमारे यहाँ ग्रास है वहाँ का फाइटोप्लैंक्टन मतलब एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, एक्वेटिक ग्रास कह सकते हो उसको। फाइटोप्लैंक्टन्स काइंड ऑफ एन एल्गी। एल्गी फाइटोप्लैंक्टन में क्या डिफरेंस है, एल्गी बड़ा टर्म है और फाइटोप्लैंक्टन इज अ टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है, ओके।
तो फाइटोप्लैंक्टन है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कि वहाँ से हमारा इकोसिस्टम का जो चेन है फूड चेन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल, क्या मतलब है कि अगर किसी टाइम पे नाइट्रोजन यानी आपका नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जो भी है न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया, तो न्यूट्रिएंट के ज़्यादा होने से आपका क्या होगा, प्लांट बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि एक्वेटिक प्लांट भी बढ़ेगा, इसका मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे मतलब एल्गी बढ़े, एल्गी जो भी बोलो, जो भी बढ़ा वो सरफेस को कवर करेगा। जैसे सरफेस को कवर करेगा तो यहाँ पे सनलाइट आनी बंद होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन कम होगा, स्पीशी मरने लगेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे पोल्यूशन होने लगेगा। तो इस स्पीशी को क्या डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, किसको होगी, ये यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं बोलेंगे यार मछलियाँ मर रही हैं, इनको डिकम्पोज करो, तो दे विल कम एंड डिकम्पोज, बस बोलेंगे डिकम्पोज करने के लिए आई नीड ऑक्सीजन, तो दे विल डिमांड ऑक्सीजन। हु विल डिमांड, एरोबिक विच आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। सो इफ द ऑक्सीजन इज डिमांडेड बाय द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट, टू डिकम्पोज द एक्वेटिक पोल्यूशन या जो भी है उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो उसको बोलेंगे, इस डिमांड को बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि अगर यही सेम डिमांड अगर केमिकल रिएक्शन के लिए हो, ऑक्सीजन का डिमांड कोई केमिकल रिएक्शन के लिए हो, उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्लियर है, ओके, बस यही तो है। अब समझो यहाँ पे एक चीज़, आप बढ़िया चीज़ है, उसको कहते हैं क्या कि इस कॉन्सेप्ट को आपको और बढ़िया समझना है ना, तो आप जाके वो एक्वेटिक सिस्टम का वीडियो देख लो, आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन समझ लो, वो यूट्रोफिकेशन कुछ नहीं है, देखो दो चीज़ समझो, एक होता है ओलिगोट्रॉफिक लेक, एक होता है यूट्रॉफिक लेक। अगर न्यूट्रिएंट कम है तो बोलेंगे ओलिगोट्रॉफिक, जो कि है कम है, जो कि अच्छी चीज़ है नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम मतलब फाइटोप्लैंक्टन कम है, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब कि क्या हुआ कि खाना कम बना, तो मछलियाँ कम खाना खाएंगी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, कम डाइवर्स होगा। यूट्रॉफिक लेक का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि यूट्रॉफिक लेक इज ऑलवेज टॉक्सिक, नो, यूट्रॉफिक लेक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया। न्यूट्रॉफिक लेक, नॉट एवरी यूट्रॉफिक लेक इज टॉक्सिक, नॉट एवरी यूट्रॉफिक लेक इज हार्मफुल, इसको कहीं लिख के दिमाग में चिपका लो, ठीक है। अब एल्गल ब्लूम और यूट्रॉफिक लेक में क्या डिफरेंस है, लिखा नॉट ऑल यूट्रॉफिक लेक्स आर टॉक्सिक। एल्गल ब्लूम का मतलब होता है क्या, समझो, यूट्रॉफिकेशन का मतलब है कि पानी में अगर किसी एक टाइम पे मैंने न्यूट्रिएंट ज़्यादा डाल दिया तो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, कि इसको कवर कर देंगे, देखा होगा आपने लेक वेक ग्रीन हो जाता है, तो इससे कम होगा तो स्पीशी वगैरह मरने लगेंगी, इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, तो वो क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, और स्पीशी मरेगी, अल्टीमेटली क्या होगा, वो डेड सिस्टम, डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा एक्वेटिक सिस्टम जो है। दिस पर्टिकुलर सिस्टम वेयर न्यूट्रिएंट इज बिकमिंग मोर इन द एक्वेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होगा, देन दैट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम, कि एल्गी का क्या हो गया, इतना ब्लूम हो गया कि क्या हो गया बेसिकली कि बिल्कुल ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। एंड ये एल्गल ब्लूम अगर बहुत लंबे टाइम तक हुआ, देन इतनी सारी की सारी स्पीशी मर जाएंगी टॉक्सिसिटी से, और फिर बोलेंगे दैट इज़ अ डेड रिवर और अ डेड लेक, ठीक है, दैट, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, इस कंडीशन में दिस बिकम टॉक्सिक, ठीक है। अब मैंग्रोव में आ जाओ, मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव के लिए समझो एग्जाम के लिए चीज़, दे आर वाइवापोरस, क्या मतलब है कि जर्मिनेशन सीड का उसके मैंग्रोव जो है ना, वो मैंग्रोव खुद पे कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो पानी है, या जर्मिनेट सीट को कैसे करेंगे, तो खुद पे जर्मिनेट कर लेते हैं, दैट इज वो वाइवापोरसिटी, इनकी स्पेशल फीचर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन है वाइवापोरस होते हैं क्या, वाइवापोरस होते हैं, ठीक है। वाइवापोरसिटी क्या होता है, जर्मिनेशन सीड का जो है वो खुद के ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो पानी है, पानी दिख रहा है, ओके। ये हेलोफाइट होते हैं, मतलब क्या है, हेलोफाइट का मतलब कि सॉल्ट लविंग होते हैं, क्योंकि यार ब्रैकिश वाटर में होते हैं, ब्रैकिश सॉल्ट वाटर है, तो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्ट लविंग। अब ये सॉल्ट, जब सॉल्ट यहाँ पे है तो सॉल्ट को सिक्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, और रूट क्या करता है, सॉल्ट को फिल्टर करके लाता है, फिर लीफ से क्या एवापोरेशन करके सॉल्ट सारा जो है निकाल देते हैं, ये प्रोसेस तरीके से इनका अडेप्टेशन है। वाटर लॉक्ड सॉइल है, तो इसलिए दैट वाई दे आर यूज टू ऑफ एनारोबिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पानी लगा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। एक और वेरी स्पेशल फीचर इज न्यूमेटोफोर्स, क्या मतलब होता है, ब्लाइंड रूट्स, कि इनके रूट्स नीचे ना होके ऊपर ही हैं, क्यों, क्योंकि इनको सॉल्ट सिक्रेट भी तो करना है, सॉल्ट जो नीचे से उठाया उसको निकालना भी तो, एक और काम क्या करना है इसको, ये डायरेक्टली गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, इनका काम न्यूमेटोफोर्स का ये है, ठीक है, ओके। ये हो गया मैंग्रोव्स। अब आ जाओ एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होता है, एस्चुरीज काइंड ऑफ इकोटोन, कि क्या है मतलब, रिवर और मरीन के बीच का जो एरिया है, रिवर मरीन से मिलेगा, उसको बोलेंगे एस्चुरी, ठीक है। ब्रैकिश होता है मतलब क्या, कि ना ही ये सॉल्टी है ना ही ये फ्रेश है, दोनों के बीच का ब्रैकिश। एग्जाम्पल लगून, स्वॉम्प्स, मार्श, सॉल्ट पैन्स, इसको नर्सरी ऑफ द सी भी कहते हैं। अब समझो स्वॉम्प मार्श में क्या डिफरेंस है, अगर वाटर और ट्री दोनों है तो उसको बोलेंगे स्वॉम्प, लेकिन वाटर और सिर्फ ग्रास है, देयर इज नो ट्री, तो उसको बोलेंगे मार्शेस। तो स्वॉम्प्स एंड मार्शेस में डिफरेंस है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोरल रीफ में आ जाओ, मैंने इसको बहुत प्यार से पढ़ाया आपको, कोरल
पॉलिप और जूजेंथिल, दोनों की लव स्टोरी बताई मैंने आपको कि पॉलिप होता है, जूजेंथिल आती है, दोनों दोनों क्या करते हैं, 2 मिनट एमिनियम की तरह सुनना, ठीक है। पॉलिप रहता है, पॉलिप इज द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जूजेंथिली आती है, इट्स अ प्लांट, इज एन एल्गी बेसिकली। तो ये दोनों आते हैं, दोनों रिलेशन में आते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। ये इसको घर देता है, ये बोलते हैं मेरे को फूड चाहिए, मैं आपको खाना बनाऊँ, क्यों, क्योंकि प्लांट बना काम खाना बनाना है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ खाना बनाती है नहीं है, इसको घर कलर भी देती है। लड़कियाँ क्या कहती है, दे गिव बेसिकली वुमेन गिव द हाउस अ कलर, दे डेकोरेट द हाउस, ठीक है। तो बेसिकली द सिचुएशन इज गोइंग वेरी गुड, सो विद दिस सपोर्ट द कोरल इज ग्रोइंग गुड। एंड कोरल क्या करता है, जैसे ही समुद्र के अंदर का जो कैल्शियम और कार्बोनेट इसको मिला के क्या करता है कि ये कोरल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एक रीफ का फिल्डिंग कर लेता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कोरल रीफ्स, ठीक है। सो ये अच्छा खासा चल रहा था, बट व्हाट हैपेंस, जैसे ही एक्सटर्नल सिचुएशन आता है, इशू क्या आया कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। वार्मिंग से क्या हुआ कि ओशन की वार्मिंग हुई, जैसे ही क्या हुआ वार्मिंग होने से क्या हुआ कि स्ट्रेस आया। और ये जैंथिली क्या बोलती है कि मैं सिर्फ अच्छे सिचुएशन आपके साथ रहूंगी, बुरे सिचुएशन में आई लीव यू, सो जैंथिली विल लीव द कोरल एंड दैट्स वाई, जैसे ही कोरल को जाएगी तो सारा कलर तो ये दे रही थी, तो कलर खत्म हो जाएगा एंड दैट्स वाई वी कॉल इज कोरल की ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ कलर, दिस इज द कलर, ये कलर व्हाइट हो जाएगा तो बोलेंगे ब्लीचिंग हो गया। अब ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होगा, एसिडिफिकेशन जैसे ही हुआ तो ये तो कार्बोनेट का बना हुआ है ना, रीफ तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ है, तो एसिडिफिकेशन होगा तो ये कार्बोनेट वाला क्या होगा, डिजॉल्व होना चालू होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रीफ जो होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक, ड्यू टू एसिड। क्लियर है, ओके। अब एल्गी फाइटोप्लैंक्टन में क्या बताया मैंने डिफरेंस क्या है कि एल्गी इज द ब्रॉडर टर्म, फाइटोप्लैंक्टन इज द स्मॉलर टर्म, कि फाइटोप्लैंक्टन इज अ टाइप ऑफ एल्गी ओनली, ठीक है। एल्गी इज द ब्रॉडर एंड फाइटोप्लैंक्टन टाइप ऑफ एल्गी ओनली। कोरल रीफ भी ओवर हो गया हमारा, ठीक है। विद दिस वी एंडेड विद दिस आवर पूरी इकोलॉजी, पूरा एक्वेटिक सिस्टम, पूरा बायोम खत्म हुआ हमारे आधे घंटे में, ठीक है। यार यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा बेसिकली जो इकोलॉजी क्लियर है, ठीक है। अब समझो कि व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज हियर इज कि ये सारे टॉपिक्स हमारे, ये एक वीडियो था, ये हमारा टाइगर रिजर्व का वीडियो था, एक हमारे कहाँ गया, एक रामसर साइड का एक वीडियो है, फिर हमारा एक नेशनल पार्क का वीडियो था, एक स्पीशी का है, एक पोल्यूशन का है, ठीक है। ये हमने इतने में कवर करा, इसके पहले वाले को हमने आधे घंटे में कवर करा क्योंकि दैट वॉज वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम वी विल गो एट अ गॉड स्पीड, एट अ लाइट स्पीड, ठीक है। सो प्लीज़ बी विथ मी और अच्छे समझ में आएगा। देखो अब जब भी बायोस्फीयर रिजर्व का दिमाग में आता है तो क्या दिमाग में चमकना चाहिए, सबसे पहले चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि यार बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। यार कॉमन सेंस वाली बात है, क्या हो रहा था समझो कि मैन एंड जो हमारा क्या था कि क्या बोलते हैं हमारा जो बायोस्फीयर है, इसको अगर दोनों को यार साथ में को एग्जिस्ट करवाया, ऐसा ना करो यार कि सिर्फ जो नेशनल पार्क हमारा था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, इसने कहा कि मैन को भी एग्जिस्ट कराओ, तो दे सेड कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, दैट इज़ वाई इट इज़, ये किसके अंडर किया जाता है, इट इज़ डन अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। किसका है ये, इट इज़ ऑफ यूनेस्को। इतनी चीज़ क्लियर है, ओके। अब इंडिया में रेगुलेशन कैसे होता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या इट इज़ रेगुलेटेड अंडर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, येस और नो। WPA के अंदर में किया जाता है या नहीं किया जाता है, यस किया जाता है, बट इसमें समझो कुछ बच्चों को डाउट क्या आता है। देखो क्यों किया जाता है, देखो अगर बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट के बारे में बात करें तो नहीं किया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ देर इज अ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज अ नेशनल पार्क एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ बायोस्फीयर रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर में नेशनल पार्क्स हैं, यस, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यस, तो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, और इन दोनों को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कंजर्व तो करते ही है ना, रेगुलेट करते हैं। सो उसका वो हिस्सा जो कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट विल बी रेगुलेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, नॉट द इंटायर बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर, ओके। एंड अंडर द मैप प्रोग्राम, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ओके, वेरी वेल। ये हमारा क्या हो गया, तो दोनों को साथ में कोएग्जिस्ट कराओ एंड दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। दिस क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब यहाँ समझो कि व्हाट इज द थिंग इज कि एक प्रोटिप ले लो, में से प्रोटिप 18 मिनट का हमारा वीडियो है यार, इसको अगर हम कर लेंगे तो क्या कोई लॉस है, कोई लॉस नहीं है। सो अगर आपने कर रखा है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो सारे बायोस्फीयर रिजर्व को रटवा दिया मैंने 18 मिनट में आपको, आप जाओ उस बायोस्फीयर रिजर्व को रट लो, वहाँ से काम खत्म करो, ऑलराइट। तो सबको मेमोराइज करो एंड इट्स अ मस्ट वॉच, जाकर देखना ही देखना है, ओके। अब आ जाओ टाइगर रिजर्व में। जब टाइगर रिजर्व की बात करें दिमाग में क्या चमकना चाहिए, पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि यार टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कौन करता है, आना चाहिए, हु डिक्लेयर्स, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है यार कि यार आपने तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं पढ़ाया, अपने स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देखो यार स्टेट गवर्नमेंट खुद से नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन चाहिए। किसका रिकमेंडेशन चाहिए, दे नीड रिकमेंडेशन ऑफ हु, NTCA। NTCA किसके अंदर में आता है, आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कैसी बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है। सो अल्टीमेटली पावर किसके पास है, जब तक NTCA रिकमेंड नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नोटिफाई नहीं कर सकती। दैट इज द अल्टीमेट पावर लाइज फॉर टू डिक्लेयर टाइगर रिजर्व रेस्ट इन द हैंड ऑफ व्हाट, NTCA। फाइनल अप्रूवल इसका चाहिए ही चाहिए, ये रिकमेंड करेगा, अप्रूव करेगा, तभी ये डिक्लेयर करेगा। क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है,
कुछ बातों को और समझो। एनटीसीए और क्या करता है? एनटीसीए क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस। कहाँ पढ़ते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में बनाई गई थी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में 1972। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके। और क्या, एनटीसीए एक सेंसस रिलीज कर जो कहते हैं टाइगर सेंसस, कितने साल में रिलीज होता है? प्लीज टेल मी, यू टेल मी, कितने साल में? 4 साल में या 5 साल में? ओके, इतना क्लियर हो गया? ओके, वेरी वेल, हो गया हमारा। अच्छा, अब समझो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है, प्लीज़ समझो। अगर एक टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के अंदर में अगर मैंने एक कोर एरिया बना लिया, इस कोर एरिया को मैं बोलूँगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। सो कोर एरिया बिटवीन इनसाइड अ टाइगर रिजर्व इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्लियर? ओके। एंड अगर आई हैव एनी, लेट्स से आई हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आई हैव अ नेशनल पार्क, एनी वन ऑफ देम, इसके अंदर में आई विल मेक एन एरिया, इस एरिया को एक कोर एरिया बनाऊंगा, इस कोर एरिया को आई डिक्लेयर एज अ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अगर नेशनल पार्क के अंदर का कोर एरिया, इसको मैं बोलूँगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को किस एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? सो इट इज अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2026। इट इज़ अ सुपर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस एक्ट के अंदर किया जाता है? FRA 2206। ओके। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसके अंदर किया जाता है? इट इज़ अंडर द WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या ये चीज़ हमें क्लियर है? ये चीज़ आपको 2 बजे रातों को उठा के पूछे, आपको बताना होगा, नहीं बताओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ओके, वेरी वेल। तो हमने टाइगर रिजर्व देख लिया, ये कर लिया, बायोस्फीयर रिजर्व कर लिया। ओके, अब रामसर साइट के ऊपर। रामसर में 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, एक पढ़ना है कि बेसिक, एक पढ़ना है कि लिस्ट ऑफ रामसर साइट। बेसिक क्या देखो कि कौन ऐड करता है, इंडिया में कौन ऐड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ओके, रामसर कन्वेंशन हुआ, मिले ये लोग कहते हैं यार रामसर जो वेटलैंड है हमारे, वेटलैंड पे थ्रेट हो रहा है, कुछ कन्वेंशन टाइप का कुछ बना लो यार। जैसे कि ठीक है, एक रामसर कन्वेंशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। रामसर ईरान में जगह है, रामसर कन्वेंशन बनाया उन्होंने। दे सेट कि यार इस कन्वेंशन में वी विल सेट, और क्या करते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन करते हैं। हर जो भी कंट्री इसको साइन करेगी, रेटिफाई करेगी, दे हैव टू डिक्लेयर सम वेटलैंड एज देयर रामसर साइट। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंटर गवर्नमेंटल है? इंटर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है? नो, इट इज डन बाय द NGOs। 6 NGO कंट्रोल करती हैं। बर्ड लाइफ, इसको सबको आपको रटना है, 6 के 6 को, इसको रटना ही रटना है, इसको लिख के दीवार पे चिपका दो स्टिकी नोट पे, ठीक है। ओके, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, इन दोनों को रटना है। IUCN WWF हो ही जाएगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, इन दोनों को रट लिया हमने। IUCN WWF, ये चारों मेजर हो गया हमारा, और ये दोनों को रट लेना। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछोगे कि सर क्या 80 रामसर साइट है, क्या 80 का 80 याद कर लें? अगर मैंने तो वीडियो में आपको 80 का 80 रटवा दिया है, बट अगर अभी तक नहीं रटा है तो टेंशन नहीं लो। व्हाट यू डू कि जो रिसेंटली एडेड है हमारी, जो रिसेंटली हमने ऐड करा है, इन पाँचों को रट लो, ठीक है। ओके, और जो करंट अफेयर में PT में अगर कोई दिया हुआ है तो उसको रट लो, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके पास टाइम ऑलरेडी अगर लगता है कि बाकी चीज़ों को कर रखा है, तो अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात, रिवाइज कर लो पूरा का पूरा। अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो ऑल्सो वॉच इट। आपके 30-40 मिनट में आपको मैंने रटवा दिया वहीं के वहीं, ठीक है। ओके, रटवाया, सिर्फ लिख के नहीं दिया आपको, मैंने रटवाया है वहीं पर आपको। अब सुपर इंपॉर्टेंट, अगर आपको मॉनिटर्स रिकॉर्ड नहीं पता है तो प्रीलिम्स रेडी हो ही नहीं आप, ठीक है। तो मॉनिटर्स रिकॉर्ड पता होना ही चाहिए। क्या है मॉनिटर्स रिकॉर्ड? ऐसे रामसर साइट्स जिनमें थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका इतना थ्रेट बढ़ गया समझ सो कि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर ही चेंज हो गया। मतलब कि लेट्स से कि वेटलैंड, यहाँ पे पानी था, पानी सूख गया, या पानी में इतना ज़्यादा एक्वेटिक मान लो स्पीशीज मरने लगी, तो जो एक्वेटिक सिस्टम पहले हेल्दी था उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड। सो वन ऑफ द क्राइटेरिया UPSC इज आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मॉनिटर्स रिकॉर्ड, किस में बोलते हैं कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी स्पीशी, किसी भी एक्वेटिक सिस्टम का, वेटलैंड का चेंज हो जाए तो उसको मॉनिटर्स रिकॉर्ड में उठा के डाल देंगे। अभी इंडिया में कितनों को डाला? क्या सवाल आएगा? किरोदी नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक, कहाँ पे? मणिपुर, राजस्थान। चिल्का लेक को भी है क्या? चिल्का लेक दे देगा ऑप्शन में, चिल्का लेक नहीं है। चिल्का लेक पहले था, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव क्यों किया? जिस रीजन से ऐड किया उसे रिमूव भी किया, तो मतलब एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि इट कैन बी एडेड एंड इट कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। तो क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि इट कैन ओनली बी एडेड, नो कैन नॉट बी रिमूव्ड। भाई इट कैन बी रिमूव्ड, रिमूव तो किया है, तो मतलब कि अगर उसमें डिस्टर्बेंस है, अगर पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, उसमें थ्रेट है, तो उसको ऐड कर देंगे, फिर उस पर काम करेंगे। जब काम करके उस पर काम हो जाएगा फिर देखेंगे इंप्रूवमेंट आ रही है, रिमूव कर देंगे, सिंपल है। ओके, रामसर ओवर हो गया हमारा। नेशनल पार्क पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी वीडियो, एक वीडियो है मेरी 40 मिनट के आसपास की, 15 मिनट 40 मिनट जो भी होगा, 1.5x पे जाकर देखो, और वीडियो में मैंने रटवा दिया आपको, वीडियो में ही रटवा दिया है, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, देख लेना। स्पीशी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इस पर इतना मेहनत किया स्पीशी की वीडियो पे। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन स्पीशी टिल डेट, आई कैन गिव यू द अश्योरिटी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जाके इसको स्पीशी को देखो, क्लासिफिकेशन करके मैंने पढ़ा स्पीशी को, बहुत प्यार से पढ़ा है आपको, इसको जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो। एंड पोल्यूशन भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी इसमें क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। एक सेकंड, मेरे इसका चार्ज ओवर हो गया, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड प्लीज़, एक सेकंड प्लीज़, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। ओके, चलिए, काम कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग यार, शिट। ओके, काम करने लगा। तो पोल्यूशन देख लिया हमने, अब आते हैं पोल्यूशन। देखो क्या क्या टॉपिक्स हमने देखा है पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन पे ध्यान देना, हम अभी करंट अफेयर में भी कवर करेंगे इसको, ठीक है। एंड राइस फील्ड से मीथेन का इमिशन होता है, ठीक है। सॉइल से क्या क्या इमिशन होगा, नाइट्रोजन के सारे गैसेस का इमिशन होगा, और आपके मीथेन का भी इमिशन होगा सॉइल से, ठीक है। सॉइल से बहुत सारी चीज़ों का इमिशन हो सकता है ना यार, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू योर मीथेन, ठीक है। और इसके पहले और कौन है, आपका राइस फील्ड। तो ये सारे के सारे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे आगे, मैं लिस्ट में मेरे है, ठीक है। फिर आपका प्लास्टिक वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पे ओडीएस, ओजोन वाले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से ओजोन, जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। फिर एक्वेटिक में मैंने पढ़ा दिया एल्गल ब्लूम क्या होता है, बीओडी सीओडी क्या होता है। अच्छा बताओ, बीओडी सीओडी अगर ज़्यादा है तो क्या बोलूँगा कि मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉल्यूटेड है, यस। अगर पोल्यूशन ज़्यादा मतलब कि बीओडी सीओडी ज़्यादा, तो बीओडी सीओडी इज अ मेजर ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो, यस, ओके। माइक्रोबीट्स क्या होता है, ऐसे जो कि हमारे, जैसे मान लिया कि हमारे फेस वॉश वगैरह में छोटे बीट्स नहीं होते ना, दे आर देयर। अब एक्वेटिक पोल्यूशन कैसे करते हैं, दे गो एंड क्लॉग द पोर्स ऑफ कोरल्स, या फिर किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पोर को क्लॉग कर देंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो एक्वेटिक सिस्टम जो हमारा एक्वेटिक स्पीशी है को लॉस हो गया, ठीक है। बस इतना देखना, पढ़ना इसको जाकर पोल्यूशन पूरा का पूरा पढ़ना, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस में, इसमें क्या पढ़ना है, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो। पहली चीज़ हमें समझनी है क्या यार, इसमें हमें समझना क्या है कि हमें समझना है UNFCCC, यहाँ पे समझो UNFCCC समझना है, फिर समझना है UNCBD, ठीक है। फिर क्या समझना है, साइट CMS। अब इससे पहले एक चीज़ और समझो मेरे से आप, ठीक है, एक सेकंड गाइस, ओके 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 ओके, ठीक है, हटाओ ये सब। तो थ्रेट दे रहे थे ये लोग, थ्रेट था इन्वायरमेंट को, तो ये लोग मिलते हैं कहाँ पे, स्टॉकहोम में मिलते हैं सबसे पहले। जब ये स्टॉकहोम में मिलते हैं, स्टॉकहोम में मिलने के बाद ये लोग कहते हैं कि चलो यार कुछ काम करते हैं हम लोग, एंड दे फॉर्मुलेट समथिंग कॉल्ड एज UNEP। यहाँ से बनता है इसका आउटकम है UNEP, कि चलो ग्लोबल एक बॉडी बनाते हैं यूनाइटेड नेशन की, विच विल लुक एक्सक्लूसिवली ऑन द इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है। अब फिर इन लोग क्या करते हैं, 1992 में मिलते हैं पहली बार, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर सबमिट होता है, रियो सबमिट, और उसमें एक आउटकम है UNFCCC, उसका सेकंड आउटकम है UNCBD, एंड थर्ड आउटकम है UNCCD, डिजर्टिफिकेशन पे है। सब मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है आपको, यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब समझो क्या सवाल पूछेगा, ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं लीगली बाइंडिंग, UNFCCC लीगली बाइंडिंग नहीं है, UNCBD लीगली बाइंडिंग है, ये रट लेना है अपने को, एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट समझो एक चीज़ कि प्रोटोकॉल जो है ना वो टारगेट बाइंडिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये इसमें जो मीटिंग में मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, बट एक बार अगर आपने उसको रेटिफाई कर लिया और टारगेट NDC का सेट कर लिया, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, नो दिस टारगेट दैट यू हैव सेट बाय योरसेल्फ, इस टारगेट को सेट करना ना करना वो आपके ऊपर था, बट टारगेट जैसे सेट कर लिया, नाउ इट इज़ बाइंडिंग ऑन यू टू फॉलो दैट। ये क्लियर है, कितनी बात क्लियर होती है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। सवाल पूछेगा एग्जाम में कि COP CMP में क्या फ़र्क है, अगर पूछा देखो CMP होता है क्योटो प्रोटोकॉल का, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, थर्ड टाइम मिले। जब UNFCCC की पहली मीटिंग उसको बोलेंगे COP1, ऐसे करके ये लोग मिलेंगे, अगले साल फिर COP2, फिर COP3। जैसे ही COP3 हुआ तो COP3 में इन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन को कहा, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल का कहा कि चलो यार ऐसा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, नाउ क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भी हम लोग मिलते हैं हर साल, सो विल हैव 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, वन विल बी ऑफ द जनरल मीटिंग जो कि यहाँ से 1 से चली आ रही है, 1 2 3, यहाँ से 3 4 5 6 करके, एक और मीटिंग 3 के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा आपका CMP1 CMP2। अब CMP इज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग को CMP बोलते हैं, क्लियर है। अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ये लोग मिलते हैं, कहते हैं तो मेजर आउटकम क्या क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन ट्रेड, कह रहे हैं कार्बन में ट्रेडिंग करो, ट्रेड करो, जब कार्बन ज़्यादा इमिशन कर लोगे, बचा लोगे तो कार्बन का क्रेडिट बन जाएगा, एंड यू कैन सेल दिस क्रेडिट टू ईच अदर, ठीक है, एंड यू कैन ट्रेड एक्चुअली इन कार्बन, दिस इज व्हाट दे कॉल एज अ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा हमको, अगर पूछता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किसका है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का आउटकम है, ठीक है। तो CDM किससे जुड़ा हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, इतनी चीज़ क्लियर है। एग्जाम में पूछा NDC किसका है, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, ओके, वेरी वेल, ओके।
समझो कि क्या पूछता है एग्जाम में मेरे से, वो एग्जाम में मेरे से वो यही पूछेगा यार कि ज़्यादातर पूछेगा आपसे क्योटो प्रोटोकॉल में क्या निकला, क्या आउटकम है उसका, तो CDM, ठीक है, ओके वेरी वेल CDM। और क्या पूछेगा, पूछेगा NDC किसका है, पेरिस एग्रीमेंट का। और क्या पूछेगा, ग्लासगो से में हमने इंडिया का जो NDC था उसको हमने क्या करा, प्रोफाउंड करके इसको क्या क्या करा हमने, इसको और इन्हांस कर दिया था, ठीक है, ओके। 2050 तक का हमने इसको क्या दिया, यहाँ तक हमें अचीव करना है। पंच अमृत का गोल किस में दिया, इसमें 20 हमने दिया ग्लासगो वाले में, ठीक है। अभी फिर COP27 इजिप्ट में हुआ, 28 हमारा दुबई में हुआ। ये हमारे लिए हम PT में करेंगे इसको, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड इसमें पढ़ेंगे PT में हम लोग, करंट अफेयर वाले में, ठीक है। तो अब क्या सीखा हमने, COP देख लिया, CMP समझ में आता है हमें, क्योटो प्रोटोकॉल में CDM समझ में आया, कार्बन ट्रेड समझ में आया, टारगेट बाइंडिंग नहीं है बट जो टारगेट सेट करेंगे वो बाइंडिंग है, ठीक है, ओके क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब CBD में आ जाओ। CBD का नाम आए दिमाग में, क्या सोच हमें आना ही चाहिए, लीगली बाइंडिंग है, यस, ठीक है। US नहीं है इसका पार्ट, इंडिया पार्ट है। क्यों समझाया मैंने बड़े अच्छे से इसको कि CBD क्या बोलेगा कि रिसोर्स को तुम शेयर करो। जैसे ही आप रिसोर्स को फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स शेयर करोगे तो पेटेंट का स्कोप कम हो जाएगा, क्योंकि पेटेंट का मतलब क्या है कि हमें शेयर ही नहीं करना है। एंड US इज अ प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री विच विल शुड वांट एज मेनी पेटेंट्स एज ही वांट्स, दैट इज वाई US ने साइन नहीं करा, इंडिया ने साइन करा, ठीक है। और इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी लेकर आया, इंडिया इसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इसमें अमेंडमेंट भी करा 2023 में। इसमें इसको रिलैक्स कर दिया, किसको रिलैक्स कर दिया कि आप जेनेटिक रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़ कर पाओ। क्यों, क्योंकि हमें आयुष मिनिस्ट्री को बूस्ट करना है ना। अभी अगर जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करना अगर अच्छा नहीं, अगर टफ होगा, स्ट्रिक्ट होगा, देन हाउ वुड दे डू R&D टू बूस्ट R&D इन द जेनेटिक रिसोर्सेज का सेक्टर, जेनेटिक वाले सेक्टर में। दैट इज़ वाई व्हाट दे डिड, दे हैव रिलैक्स्ड द नॉर्म्स। अब एग्जाम में सवाल क्या और बनता है, अगर कोई आपसे घूमते फिरते आके पूछ ले कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सो UNCBD, ठीक है। और किसके बारे में बात करता है, 3 चीज़ किस में है, CBD में के अंदर में कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ। और बात किसके बारे में करता है, बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी अबाउट व्हाट, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो 4-5 चीज़ दिमाग में रखो। अगर कोई आपसे बोलता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किससे जुड़ा हुआ है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अब कार्टेजिना बेसिकली है क्या, प्रेमाइस क्या है, बायोसेफ्टी, कि आप अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहे हो तो बायोसेफ्टी कंसर्न्स हो जाते हैं। एंड ये इसलिए कहता है कि बायोडाइवर्सिटी में इशू क्रिएट कर सकता है। कैसे क्या करता है समझ में नहीं आया तो आप वीडियो जाकर देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब और सवाल क्या पूछेगा, बोलेगा नागोया प्रोटोकॉल किसका है, UNCBD, क्लियर, इतना समझ में आता है अपने को। अब नागोया प्रोटोकॉल किस चीज़ के बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, कि अगर एक जेनेटिक रिसोर्स है तो इसका अगर कुछ हमने इससे आउटकम निकाल लिया है, कुछ बना लिया हमने इससे, तो इसका बेनिफिट हम सिर्फ और सिर्फ खुद ही शेयर करना ना करें, वी शुड शेयर विद द कम्युनिटी। अगर खुद शेयर करना होगा तो खुद के पास रख लें तो क्या होता है, उसी को तो पेटेंट कहते हैं हम। ये ना कहते हैं कि भाई मैंने बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है, या मेरा जेनेटिक, मेरा रिसर्च है, मेरा इन्वेंशन है, मेरा डिस्कवरी है, आई विल नॉट शेयर विद एनीबॉडी, सो आई विल नॉट शेयरिंग। बट ये कहता है कि शेयर करो यार, ठीक है। अब आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट अगर पूछे कि क्या है, कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ टारगेट बनाओ यार। तो ये लोग COP10 मिलता है, यहाँ पे 2 आउटकम निकलता है, एक नागोया प्रोटोकॉल साइन करते हैं, एक आईची वो टारगेट बनाते हैं। इस टारगेट में कहते हैं कि ये कर लो, ट्री कवर बढ़ा लो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को ऐसे कंजर्व कर लो, ट्रेड मत करो, इस टारगेट सेट करते हैं ये लोग, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर दे मेट एट COP कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक नया COP हुआ, 10 के बाद फिर से मिले ये लोग, एंड देन दे साइन समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एंड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज रिप्लेस द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, यस, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज रिप्लेस द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, ठीक है, वेयर इन कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। अब समझो क्या यहाँ पे बात, कोई आपसे घूमते फिरते पूछे कि साइट्स बताओ क्या करता है, साइट्स कुछ नहीं करता, साइट्स ये बोलता है, पहली चीज़ अगर साइट्स बोले क्या समझ में आना चाहिए, लीगली बाइंडिंग है, यस, किस बारे में बात करता है, कहता है भैया ट्रेड मत करो, ट्रेड किससे मत करो, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, अगर स्पीशीज में इंडेंजर्ड है इसमें ट्रेड मत करो। साइट्स इज अबाउट ट्रेड, इंटरगवर्नमेंटल है, यस, लीगली बाइंडिंग है, यस, ठीक, कितने अपेंडिक्स है, 3 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में डाल दिया, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हुआ, इसमें ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। अपेंडिक्स 2 में ट्रेड कर पाओगे बट किसी किसी चीज़ में रेगुलेटेड होगा आपका। अपेंडिक्स 3 वाले में क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रेड तो कर लो बट अगर कंट्री A में बैन है और कंट्री B से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया में साइट्स को कौन इंप्लीमेंट करता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता तो मतलब तैयारी आपकी पूरी नहीं है। ये सब कुछ दिमाग में चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, साइट्स इंटरगवर्नमेंटल है, यस, एकदम क्लियर होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग है, यस, कितने अपेंडिक्स है, 3 अपेंडिक्स है, ठीक है, क्या प्लांट एनिमल दोनों में है, यस, ठीक है। और इंडिया में कौन सी बॉडी इसको देखती है, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब साइट्स का एक भाई उसको कहते हैं ट्रैफिक, बट दोनों भाई में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। साइट्स इंटर गवर्नमेंटल है, ऑन द अदर हैंड ट्रैफिक इज NGO। इसके डैडी कौन है, IUCN एंड WWF, इसके डैडी कौन है, UNEP,
क्लियर है? ओके, बस क्लियर हो गया हमारा। UNCMS क्या है? अब CMS का मतलब क्या है? इसको कहते हैं बॉर्न कन्वेंशन। एक और है बॉर्न चैलेंज। कंफ्यूज ना होना, बॉर्न चैलेंज अबाउट ट्रीज। ये बॉर्न कन्वेंशन क्या बात करता है? ये कहता है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, अब सवाल समझो कि दिस आर नॉट जस्ट बर्ड्स, दे कैन बी एक्वेटिक एनिमल, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एनिमल। कोई एक्वेटिक एनिमल अगर माइग्रेट कर रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे, कोई अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल माइग्रेट कर रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे। मतलब कि इट इज़ नॉट जस्ट माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बट माइग्रेशन ऑफ ऑल द थ्री। क्लियर है? इंडिया मेंबर है, यस। क्या इंटर गवर्नमेंटल है? यस, यूनाइटेड नेशन का है यार, ठीक है। ओके, COP30 तो हमारा गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। बॉर्न चैलेंज अबाउट ट्रीज बता दिया मैंने, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। साइट्स ट्रेड करते हैं, उसका भाई कौन है? ट्रैफिक NGO है, ये इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। प्लांट एनिमल दोनों कवर्ड है, ठीक है। ओके, वेरी। इंडिया में कौन देखता है? WCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझना है? ओजोन की बात अगर आएगी तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें हमें एकदम प्रकट हो जाना चाहिए दिमाग के आगे। एक वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल एंड किगाली। पहला है वियना में बोलते हैं कि सिर्फ टारगेट सेट करते हैं, कोई बाइंडिंग रिडक्शन का गोल नहीं करा। वियना टॉक्स अबाउट CFC, क्लियर होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड किगाली टॉक्स अबाउट द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तीन चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। जब ODS की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वियना में बात हुआ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका मॉन्ट्रियल में बात हुआ, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बात हुआ किगाली में, ठीक है। ओके, HFC क्या ODS है? नहीं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। बट क्या ग्रीन हाउस गैस है? यस। ये चीज़ हमें एकदम पता होनी चाहिए। पॉल्यूशन मैंने पढ़ाया, आपको रट के पढ़ाया है, 50 बार बोल के पढ़ाया है, ठीक है। कि गाली अग्रीमेंट टॉक्स अबाउट द HFC, इसको पढ़ लेना, बात खत्म हो गई, ठीक है। समझना क्या है कि लीगली बाइंडिंग है, तीनों लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। ओके, ऑल राइट, वेरी वेल। ओके, ये एक काम से ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यूनिवर्सल राटिफिकेशन नहीं है। देयर इज ओनली वन प्रोटोकॉल जिसको यूनिवर्सल राटिफिकेशन है कि सारी कंट्री राटिफाई करा हुआ है, एंड दैट इज इट इज़ योर, वो कौन सा है बताओ मुझे? वो है आपका रॉटरडैम, ठीक है। ओके, हो गया हमारा ये रॉटरडैम, ये वाला कहाँ गया? ये रॉटरडैम, ठीक है। अब देखो ये समझते हैं BRS। एक देख लिया हमने ओजोन। तो जब ओजोन की बात करेंगे तो तीन ध्यान रखना है हमें, वियना की, मॉन्ट्रियल की गाली, ठीक है। अब जब BRS का मतलब क्या है कि बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, ये बात दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, बेसल क्या बात करता है? बेसल मतलब बेस वेस्ट, ऐसे ध्यान रखो, हजार्डस वेस्ट के बारे में बात करेगा। रॉटरडैम की बात करता है, रॉट में T है, ट्रेड इन वॉट? हजार्डस केमिकल्स। अगर ऐसे केमिकल जो कि हजार्डस है, लाइक पेस्टिसाइड, लाइक इंसेक्टिसाइड, अगर आप एक कंट्री 1 कंट्री 2 में अगर ट्रेड कर रही है और ये केमिकल X को ट्रेड करी, अगर ये हजार्डस है तो इस कंट्री 2 जिसमें कि वो दे रही है, इसका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। तो एग्जाम में सवाल अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाई कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है क्या, सो इट इज़ की कंसेंट लेना है। किसके अंदर है बात होती है? रॉटरडैम के अंदर बात होती है। ये दो चीज़ पूछेगा आपसे, तीसरा कोई सवाल ही नहीं पूछ ले आपसे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे कि बेसल आया, फिर रॉटरडैम आया, फिर ऐसा BRS इस फॉर्म में आया, ठीक है। स्टॉकहोम टॉक्स अबाउट द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, क्या है? ऐसे फॉरएवर केमिकल जो कि बॉडी में डाल दिया तो हमेशा रहेगा। इनका बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नेटिज्म इज वेरी हाई, दे आर फैट सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्यूमुलेट होते रहेंगे। इतनी चीज़ क्लियर होती है? ओके, अब NGO की बात करेंगे तो ये 6 NGO आपके दिमाग में आनी चाहिए। WWF NGO है, IUCN NGO है, ट्रैफिक NGO है। ट्रैफिक इज एन NGO, बताया किसे बात करता है? ये ट्रेड इन, किसका कंटेम्प्रेरी है? आपके साइट्स का। ट्रैफिक टॉक किसका, इसके डैडी कौन है? IUCN एंड WWF, ठीक है। अच्छा, वेरी वेल। देखो IUCN को कन्फ्यूज मत होना IPCC से। IPCC किसका है भाई? ये है WMO प्लस UNEP, ये इंटर गवर्नमेंटल IPCC। ये क्या करता है? इट रिलीज रिपोर्ट। कि खुद की रिपोर्ट होती है इसकी? नहीं, ये दूसरे की रिपोर्ट को पढ़ के रिलीज़ करता है, ठीक है। खुद का रिसर्च नहीं होता है इसका। कंजर्वेशन इंटरनेशनल NGO, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल NGO, क्या दोनों के तो रामसर साइट में थे? यस, ठीक है। अच्छा, इंडिया में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक्सटेंशन कौन है? वॉचडॉग कौन है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इट्स एन ऑल्सो एन NGO। वेटलैंड इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, 3 इंटरनेशनल है जिसके नाम क्या है? इंटरनेशनल, तीनों के दोनों NGO है। ट्रैफिक NGO था, IUCN NGO है, WWF NGO है। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके। रेड प्लस भी NGO है, ठीक है। अब समझो कि UN रेड एंड UN रेड प्लस क्या है? UN रेड इज, UN नाम क्या लग गया? इंटर गवर्नमेंटल है, यस। बात किसके बारे में करता है? डिफॉरेस्टेशन को कम करो, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाओ, इसका मतलब कार्बन स्टॉक को बढ़ाओ। क्या मतलब है? कि फॉरेस्ट अर्थ तक कार्बन का सिंक, तो कार्बन स्टॉक को बढ़ाओ। कार्बन स्टॉक मतलब कि फॉरेस्ट को बढ़ाओ, ठीक है। रेड प्लस भी सेम चीज़ के बारे में बात करेगा, बट इट इज़ एन NGO का बात, इसको सपोर्ट करने रेड प्लस प्लस आ गया, ठीक है। तो रेड प्लस से NGO, UN रेड इज इंटर गवर्नमेंट। बोथ आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कि ट्री कवर बढ़ाओ, एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन कम करो। क्लियर है? अब आज UNEP के बारे में। UNEP कहाँ पे हुआ?
यूएनईपी डब्ल्यू दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आईपीसीसी विच इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये क्या करती है, रिपोर्ट रिलीज करती है। ठीक है, जैसे दिमाग में यूएनईपी आया, इसका इंसेप्शन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, नहीं 1972 में हुआ। कब, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। ओके, अब कोई बोलता है जीएफ कब आया, जीएफ केम इन 1992, पहली चीज़। ठीक है, अब फंड किसको देती है, इसको फंड देती है। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, दिमाग में आ जाएगा आपके। जीएफ से एग्जाम में ध्यान क्या रखना है आपको कि जीएफ जो बेसिकली आया कब, आपका 1992 में, जब मिले ये लोग यूरो समिट में, इन्होंने कहा यार कि फंड भी तो चाहिए, फंड मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो एक फंड बनाया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, फंड मोबिलाइजर है। ओके, स्टॉकहोम, अब देखो स्टॉकहोम में दो चीज़ें हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वो वाला है जो सबसे पहले 1972 में हुआ। ये क्या कहा, ये पहली मीटिंग है, इसका आउटकम क्या था, आपका यूएनईपी, इसी का तो आउटकम है यूएनईपी। ठीक है, ओके। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, इट टॉक्स अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ध्यान रखना कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस डज नॉट टॉक अबाउट द पीओपी किस बात करते हैं ये लोग, दे टॉक अबाउट द स्टॉकहोम कन्वेंशन विच इज़ हेयर बीआरएस। तो बीआरएस में जो आपका ये है ना, बीआरएस, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस नहीं है। ओके ओके, ऑल राइट, वेरी वेरी। मीनामाटा कन्वेंशन, अब एग्जाम में अगर कोई पूछता है मीनामाटा कन्वेंशन किसके बारे में है, मीनामाटा इज अबाउट मर्करी पोल्यूशन की, मर्करी का पोल्यूशन हुआ तो इससे एक डिजीज हुई, इसको कहा गया मीनामाटा। जापान में देखा गया कि मीनामाटा नाम की डिजीज हुई, तो मीनामाटा को रोकने के लिए कहा कि चलो एक कन्वेंशन में आते हैं, तो कहा कि मीनामाटा कन्वेंशन। क्लियर है, ओके, वेरी वेल। अब एक्ट्स एंड पॉलिसी, इसको मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ आपको, इसको आपको जाके पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ा। ये वीडियो मैं बोलूँगा आपको कि पूरी वीडियो आपको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है हमें, एक WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और एक होता है आपका, एक है आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये तीनों एक्ट मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है आपको कि मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। ठीक है, 40 मिनट का वीडियो है। ठीक है, जस्ट रियली मतलब 40 मिनट्स वीडियो है यार, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक। एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड इससे होगा। ठीक है, तो यू कैन वॉच द वीडियो, मैंने रेफरेंस यहाँ पे लगा दिया है आपको। ठीक है, ओके। अब यहाँ जो पढ़ना है समझो, नमामि गंगे क्या है। नमामि गंगे से एक चीज़ जब पूछे दिमाग में चमकना चाहिए कि नमामि गंगे इज़ फॉर गंगा कंजर्वेशन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि विच इज़ द अथॉरिटी, विच इज़ द बॉडी विच लुक्स आफ्टर दिस, दैट इज़ योर, बताओ मुझे कौन सी बॉडी देखती है इसको, नेशनल, बताओ मुझे, नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, ओके, दैट इज़ द बॉडी विच लुक्स आफ्टर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, वेरी वेल। अच्छा, एक आया आपका यूएन रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये क्या बोलता है कि वर्ल्ड के जो भी इन्वायरमेंटल एरियाज़ है जिनको रिस्टोर करना है, उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई करा। तो हमारे यहाँ से जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है ये आइडेंटिफाई हो चुका है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, अब GEA से देखो क्या है ये कह रहा है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। मैंने पढ़ा है आपको अपने एग्रीकल्चर में, फिर से देख लो, ये कमेटी एग्रीकल्चर में नहीं है, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में क्या करती है, GM क्रॉप्स को अप्रूवल देती है। पहले अप्रूवल देगी, फाइनल अप्रूवल कौन करेगा, फाइनल अप्रूवल भी डन बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ये सिर्फ आपको रिकमेंडेशन है कि भैया ये क्रॉप जो है सेफ है, बट द फाइनल अप्रूवल भी गिवन बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ओके। अब सवाल दूसरा क्या पूछेगा, बोलेगा किस एक्ट के अंदर में आता है, क्या बायोडाइवर्सिटी अंदर में आता है, नहीं, इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आपको लगेगा यार कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, BDA में आना चाहिए था, बट नहीं, इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वेरी वेल। इको सेंसिटिव जोन मैंने पढ़ाया हुआ, इसको देखना है आपको बस। ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ओके, वेरी वेल। अब आ जाओ NGT के ऊपर देख लेना, इसको पढ़ना, सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, CPCB में क्या ध्यान रखना है हमें, ध्यान रखना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस। अब बनाया किस में गया, क्या वाटर के अंदर बनाया गया कि एयर के अंदर बनाया गया, नहीं, इसको बनाया गया था वाटर के अंदर में, बट लेटर इसमें एयर भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल में इसको बनाया गया था, लेटर एयर वॉज ऑल्सो एडेड। ठीक है, अब फॉरेस्ट से जुड़े हुए हमारे पास कितने एक्ट्स हैं, एक आपका है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो आपका 1927 वाला है। ठीक है, फिर आपका एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है आपका 1980 वाला, फिर एक आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो कि 2006 वाला। ठीक है, अब हमें समझना क्या है इसमें कि 3 चीज़ें होती हैं, एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है, एक आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, एक आपका विलेज फॉरेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो कंजर्वेशन है वो आपका सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, लेवल प्रोटेक्शन इसमें होगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि क्या फॉरेस्ट कहीं पे डिफाइंड है, फॉरेस्ट इज़ नो वेयर डिफाइंड, इसकी डिफाइनेशन है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि केस, तो कहा गोदावरम केस में बोला इसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस गोदावरम पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार डेफिनेशन तो है नहीं, तो जो ऑक्सफोर्ड में डेफिनेशन की हुई है हम वो डेफिनेशन को मानेंगे। ठीक है, ओके। अब CPCB में क्या दिमाग में रखना है आपको कि वाटर में ऐड किया गया था, लेटर एयर में ऐड किया था। कन्फ्यूजन कहाँ होगा कि वाटर है या एयर है, नहीं वाटर है। ठीक है, ओके, हो गया। अब FRA, इसको मैंने पढ़ाया अच्छे से, इसको FRA में कुछ खास बात है नहीं। FRA का मतलब क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर का जो एक्ट है, राइट, इनको मतलब कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं या फिर जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको राइट, उनके राइट का रिकग्निशन करना है। ठीक
ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करेंगे कि सिर्फ हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं यार, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ओके, वेरी वेल, सो दिस इज अबाउट इट। तो यहाँ से हमारा स्टैटिक पार्ट ओवर है, तो हमारा स्टैटिक ओवर हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है। 45 टॉपिक ऑफ स्टैटिक इज ओवर, नाउ विल कंटिन्यू विद द हमारा दूसरा जो पार्ट है, क्या कहते हैं, स्टैटिक वाला, उसको करंट अफेयर्स को करेंगे। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे 44 टॉपिक्स नहीं है, ये आपके 100 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ मान लो कि अगर अपन ने यहाँ पे देखा, क्या कहते हैं, लेट्स से कि दिखाता हूँ मैं आपको, लेट्स से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आ गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी आ गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आ गई, यहाँ पे 4 टॉपिक तो यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। देखो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो किसको कवर करता है बताओ मुझे? साइट्स को देखता है, ये साइट्स को देखता है, ठीक है, वेरी वेल, ओके, ठीक है, देख लो। अच्छा, अब 4 शेड्यूल हो चुका है, ध्यान रखना, पहले 6 था, अब 4 हो चुका है, ठीक है। वर्मिंग को हटा दिया हमने, ठीक है, वेरी वेल, ओके। और कुछ छूट रहा है क्या? छूट तो कुछ खास रहा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ना, ये वाला पार्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नहीं है, इट इज़ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना, ओके ओके। साइट्स जो है किसको किसको देखता है? साइट्स लुक्ड आफ्टर द WPA, साइट्स लुक्ड आफ्टर द, साइट्स का मतलब किसमें ये लोग करते हैं, साइट्स को कहाँ का रिकग्निशन मिला हुआ है? वो आपके WPA में मिला हुआ है, एक्जी में मिला हुआ है, एंड कस्टम एक्ट में मिला हुआ है। साइट्स क्या कहता है भैया? ट्रेड कहता है, तो ट्रेड के बारे में तो बात करता है, दैट्स व्हाट, ट्रेड में कस्टम आ जाएगा, एक्जिम आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करोगे आप। ट्रेड इन व्हाट? ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, क्लियर है, ओके। तो हमारा यहाँ पे स्टैटिक कवर हो गया, करंट अफेयर हमारा यहाँ तक हो गया। इसके पहले तक हमने स्टैटिक कवर करा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें भी 50-60 टॉपिक हम लोग देखेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा सुपर 100 वहाँ से ओवर हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको दिमाग के हर कोने में छाप के रखें, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जस्ट है, जिसको मैं बोलूँगा कि एकदम दिमाग में छाप लेना, उसको आप स्टिकी नोट पे लिख के यू हैव टू पेस्ट इट समवेयर, ओके, वेरी वेल। 45 वाले को आपको चिपकाना है कहीं पे लिख के, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत ईजी है यार, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछा कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, तो दिमाग में चमकना चाहिए कि किसका है? ये UN का है, ठीक है। UN क्या करता है? एक यूनियन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये सारे कीवर्ड ध्यान रखने। अगर आपसे घुमा के पूछता है कि यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन किससे कनेक्टेड है, सो इट इज़ कनेक्टेड टू, एक सेकेंड, सो इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू योर वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया में इसका क्या है? नमामि गंगे। तो नमामि गंगे को क्या किया बेसिकली, समझो कि वर्ल्ड से ना इन्होंने क्या करा, चूज़ करा, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट है। इसको कहा कि चलो यार इकोसिस्टम को रीस्टोर करो। सो दिस इज व्हाट इज योर वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। किसने चलाया? UN ने चलाया। UN की 2 बॉडीज इसको देखती है, UNEP, FAO, दोनों UN की बॉडीज हैं, यस, दोनों इसको देखेंगी। अब इंडिया के किस प्रोजेक्ट को चूज़ किया गया? हमारे यहाँ से नमामि गंगे को चूज़ किया गया है। इतनी चीज़ क्या समझ में आती है? ओके, तो घुमा फिर को हमसे पूछ लिया अगर कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप बताओ क्या है रिस्टोर करने का। इंडिया में क्या है? नमामि गंगे। किसका है? UN का है। और फिर पूछ ले कोई कि UN डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है ये किसका थीम है? ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का है, ठीक है। इतनी चीज़ सब कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सिंपल सा क्रक्स क्या है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करेगा, ये उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये डिकेड ऐसा UN ने डिक्लेयर करा है, UN की 2 बॉडीज को देखती है, इंडिया नमामि गंगे है। ये चीज़ दिमाग में रटा चुकी है आपको, ओके, 100%। अब आते हैं कॉमन कार्बन मीट्रिक पे। अगर सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछे कि एग्जाम बोल दे कॉमन कार्बन मीट्रिक सीन इन न्यूज इज कनेक्टेड टू व्हाट, UNEP का है पहली चीज़। और 2 चीज़ देखनी होती है ना कि किसने दिया, किसका है, और यूज़ क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो कहता है कि इमिशन फ्रॉम बिल्डिंग। तो ये चीज़ अपने को एकदम दिमाग में एकदम समझ में आ जानी चाहिए कि ये बात कर रहा है बेसिकली इमिशन फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्डिंग से क्या? बिल्डिंग से इमिशन। ये 2 चीज़ ध्यान रखनी होगी हमें, ठीक है। इतना समझ पाते हैं हम, ठीक है। किसका है? UNEP का है, ओके। कॉमन कार्बन मीट्रिक किसका है? UNEP का है। और तो कॉमन कार्बन मीट्रिक किसका है? UNEP का है। और क्या बात करता है? ये कहता है कि भैया जो बिल्डिंग है ना आपके, बिल्डिंग से जो इमिशन होगा उसको कम करे, ज़्यादा करे, उस पर जो रिपोर्ट देगा बेसिकली इट इज़ अ मेट्रिक टू मेजर दैट, ओके। अब EPR में आ जाओ। EPR क्या होता है? इट इज़ बेसिकली नथिंग बट योर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है कि मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा प्रोडक्शन कर दिया, बोला कि वेस्ट जनरेट हुआ, उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ये कहता है कि आप एज अ प्रोड्यूसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना हम एक्सटेंड कर देंगे कि इट इज़ नॉट जस्ट योर प्रोडक्शन, आगे भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा फॉर योर वेस्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिस ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। तो इसमें मैंडेटरी यहाँ कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, क्लियर है, ओके। नाउ कॉमन कार्बन मीट्रिक भी देख लिया हमने। नाउ कम टू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ये G20 हमने करा है।
G20 में जो भी चीज़ हुई हमारे लिए वो एकदम समझ लो कि पत्थर की लकीर है, एकदम दिमाग में रखना है उसको। तो यहाँ पे G20 में क्या है, ग्लोबल बायोफिल अलायंस। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो इसको आपको एकदम दिमाग में चिपका के रखना है। किसका है, G20 में लॉन्च किया गया। कितने मेंबर्स हैं, इंडिया, ब्राज़ील, यूएस। 3 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड ऑफ कोर्स योर यूएस। 3 मेंबर्स हैं इसके, ये ध्यान रखेंगे। किस में लॉन्च किया गया, G20 में। ग्लोबल बायोफिल अलायंस किसके बारे में बात करेगा, ऑफ कोर्स बायोफिल के बारे में बात करेगा। ठीक है, बायोफिल क्या होता है आगे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, रिवाइज करो। वर्ल्ड रिजिस्ट्रेशन, ये देखो रटवाने वाली चीज़ है इसलिए रटवा रहा हूँ मैं वीडियो में यहाँ आपको। वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन फ्लैगशिप क्या कर रिस्टोर करा, किसको रिस्टोर करा, इकोसिस्टम को। यूएन डिक्लेयर करा, कौन सी बॉडी देखती है, यूएनईपी FAO, दोनों यूएन की बॉडी है। इंडिया को चूज किया गया, नमामि गंगे को चूज किया गया। क्लियर है, ओके। कॉमन कार्बन मीट्रिक किसका है, यूएनईपी का। आंख बंद करके रिवाइज एक्टिव रिकॉल करो। ठीक है, क्या देखता है कॉमन कार्बन मीट्रिक, देखता है आपको बिल्डिंग से इमिशन को देखता है। EPR किसमें इंट्रोड्यूस किया गया पूछेगा आपसे, तो ई वेस्ट में मैनेजमेंट रूल 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बोलेगा मैनेजमेंट रूल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2011 में हो चुका था इसका। ठीक है, अब ग्लोबल बायोफिल अलायंस पूछेगा किसका इनिशिएटिव है, बोलेगा यूएन का है, नहीं, बोलेगा यूएनईपी का है, नहीं, G20 का है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ये हमारे इंडिया, ब्राज़ील, यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाओ बिग कैट अलायंस विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कब क्यों लॉन्च किया हमने, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे 50 ईयर्स पूरे हो गए। ठीक है, उसके अवसर पे हमने क्या करा, इंडिया ने लॉन्च करा है इसको, बिग कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये वाला। ठीक है, तो दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बेसिकली इज लॉन्च बाय इंडिया। ठीक है, एंड दिस इज वाई इट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, डबल स्टार। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन सिंगल स्टार, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बट और ये देखो ये अगेन आपका डबल स्टार। ठीक है, ओके, समझो अब क्या है बिग कैट अलायंस में, मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी कैटों का अलायंस इंडिया लॉन्च कर रहा है, प्रिजर्व करने के लिए करा होगा ऑफ कोर्स, कि इनको प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे कि इनको कंजर्वेशन मेजर लिया जा सके। सिंपल सवाल क्या बनेगा एग्जाम में कि किसका है, इंडिया का है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, और 50 साल पूर्व में तो हो सकता है कि आ भी जाए। ठीक है, ओके। 7 बिग कैट्स, अब एग्जाम में पूछेगा कि विच आर द 7 बिग कैट्स विच आर देयर इन द बिग कैट अलायंस। तो देखो कैसे याद रखोगे, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, ये 4 तो क्या हमें पता होता है। यस, स्नो लेपर्ड भी, अब लेपर्ड बोला तो स्नो लेपर्ड भी ले लो। ठीक है, अब क्या जैगवार वैसे ही स्पीशी नहीं है, पूमा स्पीशी नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं एक ही तरीके से बिलोंग करते हैं बिग कैट्स एंड ऑल ऑफ देम आर नोन टू यू। तो 7 है यहाँ पे, इन 7 का नाम ध्यान में रख लेना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसका है, WMO का है। ठीक है, वेरी वेल। लॉस एंड डैम, इसको भी रटना है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 4 बार पढ़ो, दिमाग में घुमाओ, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन WMO का है। ठीक है, ओके, इसको 4-5 रिवीजन लगेगा यार, तभी आपको ये पूरा करंट अफेयर याद होगा। लॉस एंड डैमेज फंड किसने अनाउंस किया, COP27 सबसे पहले अनाउंस हुआ और ऑफिशियली लॉन्च किया गया COP28 में। अगर सवाल पूछ दे कि लॉस एंड डैमेज फंड इज अनाउंस्ड इन द COP28, नो, इट वाज अनाउंस्ड इन COP27, इट इज फाइनली ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द COP28। ये क्या करता है कि लॉस एंड डैमेज जो गया उसको फंड दो, क्या बात करता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लॉन्च कौन करा वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, नाम से तो गेस कर लेंगे ना, लॉस एंड डैमेज फंड, कि इन्वायरमेंटल का जो लॉस हुआ उसके लिए फंड बनाओ। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, पता लग रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करा होगा। बिग कैट अलायंस, नाम में लग रहा है बिग कैट है, बट कंफ्यूजन कहाँ होगा कि इंडिया ने लॉन्च करा है कि नहीं, इंडिया ने लॉन्च करा है। यस, कितनी सारी कैट्स हैं, ये सवाल बनेगा। WMO का ये सवाल बनेगा, ये पहले अनाउंस COP27 में किया गया, यहाँ पे इसको ऑफिशियली किया, तो पहला इंसेप्शन कहाँ पे, यहाँ पे। अब सवाल क्या है, डार्क स्काई रिजर्व अगर आ गया, पूछेगा कहाँ पे है, हैनले लद्दाख। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व क्या है, यहाँ से आप ना नेकेड आई से यू कैन ऑब्जर्व द आपके सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो आपके स्टार्स वगैरह उनको आप देख सकते हो, ऑलराइट, प्लैनेट वगैरह देख सकते हो। हैनले कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे, हैनले में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे, हैनले में, इतना बस देखना है इसके लिए। इसलिए देखना WMO करता है, इसके लिए देखना है फर्स्ट यहाँ पे हुआ था 27 में, उसके बाद COP28 में हुआ, इसके लिए इंडिया करता है, और ये 7 का नाम ध्यान रखेंगे। ये रट चुके हो क्या, ओके, अज्यूमिंग दैट आई मूविंग फॉरवर्ड। अब आ जाओ ECSWG, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। कैसे लंबा सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझते हैं। G20 में लॉन्च हुआ, यस। G20 में लॉन्च हुआ, यस। तो G20 में क्या लॉन्च हुआ, ग्लोबल बायोफिल अलायंस, यस। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस G20 में हुआ, नो। ठीक है, ES इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, देखो समझो, WCCG से वर्किंग ग्रुप याद आ जाएगा। ठीक है, ई से इन्वायरमेंट आ जाएगा,
सी से क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ए सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा। क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ऐसा वर्किंग ग्रुप जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क करता हो, कहाँ लॉन्च हुआ? G20 में लॉन्च हुआ। बस सिंपल सी बात है। अगर पूछे महर्षि के बारे में, दो चीज़ ध्यान रख रहे हैं, एम फॉर मिलेट। अगर पूछे महर्षि किसके बारे में स्कीम देखा गया है, किसके बारे में है? मिलेट के बारे में। कहाँ लॉन्च किया गया? G20 में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ऑफकोर्स इंडिया ने लॉन्च करा, नाम इंडियन है, ठीक है। तो तीन चीज़, किसके बारे में? मिलेट। लॉन्च किसने किया? इंडिया ने। कहाँ लॉन्च किया? G20 में तीन चीज़ हम देख लेंगे अभी तक आ गया आपका। एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, और क्या आ गया आपका? ये ESG वर्किंग ग्रुप वाला, ऐसे वर्किंग ग्रुप से ध्यान रख लो, ठीक है। और एक और क्या आ गया आपका? महर्षि। महर्षि इज अबाउट, बताओ ये क्या है? मिलेट। तीन चीज़ G20 का हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब जब मिलेट पढ़ा है तो मिलेट का हम लोग स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, तो पाप हो जाएगा। तो मिलेट का स्टैटिक देख लो क्या है। पहली चीज़ का ड्राई लैंड क्रॉप है, मतलब कि इसको वाटर नहीं लगता, वाटर बड़ी इफिशिएंट है। अगर एग्जाम में बोल दे कि इट इज़ वाटर इनइफिशिएंट, नो। सबसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इनइफिशिएंट क्रॉप। सबसे ज़्यादा वाटर इनइफिशिएंट कौन है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी कौन खर्चा करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? राइस, फिर शुगर केन। दीज आर द मोस्ट वाटर एफिशिएंट इनइफिशिएंट क्रॉप। वाटर एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम पानी, लेस वाटर कंज्यूम करे, तो इट इज़ अ लेस वाटर कंज्यूमिंग प्लांट। दैट इज़ वाई कि इसको हम लोग ड्राउट रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं कि अगर ड्राउट आ गया तो पानी तो नहीं होगा, तो ये तो कम पानी में भी हो सकता है। दैट इज दिस आर ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट। तो ड्राउट एरियाज के लाइक राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न इंडिया के लिए इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग में यूज आएगा। अब समझो GI बहुत, जैसे क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब सिंपल समझो कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी हमने कुछ खाया, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है, पढ़ा है ना हमने अपने हेल्थ वाले चैप्टर में, इस लेवल को क्या करेगा? अगर लो है तो इसको क्या करेगा? कम बढ़ाएगा। अगर हाई है मतलब कि इट विल इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बताओ मुझे कि अगर ये GI लो है मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा नहीं। जब बढ़ाएगा नहीं तो इज इट गुड फॉर योर डायबिटीज़? यस, ओके। आयरन मिनरल में रिच होता है, इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ना कि हमारी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं उनको फिल कर सकते हैं। तो हमारा जो हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डील कर सकते हैं इससे। ये इस साल आपके 2023 में मैंने जो मेंस दिया था उसमें एक क्वेश्चन आया था मिलेट पे, ठीक है। ऑल राइट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था ना 23 वाला, इसीलिए। ग्लूटेन फ्री देखो, ग्लूटेन फ्री किस में होता है? आपका वीट, आपका राइस, ये सब ग्लूटेन होता है इसमें ग्लूटेन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, gluten is a substance which is very hard to digest, okay। कैल्शियम मैग्नीशियम भी है, ऑफ कोर्स है। ड्राउट रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि वाटर एफिशिएंट है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई क्या? ओके। अब आ जाओ स्पीशीज़, दो स्पीशी हमें देखना है। स्पीशी बहुत सारी पढ़ाई मैंने, पर दो देखो स्पेशली करंट अफेयर को लेके। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, एग्जाम में आ जाए कि फॉक्स नहीं है ये, इट्स अ बैट। अब जैसे ही बैट के बारे में बात करेंगे, इट्स द लार्जेस्ट बैट इन इंडिया, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक्सट्रीम देख के काट मत देना। लार्जेस्ट बैट कौन है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नॉक्टर्नल, ऑफ कोर्स सारी बैट ऑलमोस्ट नॉक्टर्नल ही होती हैं। इट्स अ वर्मिन, क्योंकि सारी प्लांट्स को, जो भी चीज़ों को, फल को खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। सो इज़ अ वर्मिन, इसको मार सकते हैं, ओके। अब देखो एग्जाम में कुछ पूछ लिया कि घोल क्या है? सो घोल इज़ द गुजरात में फिश, गुजरात की फिश है और इसको सी गोल्ड भी कहते हैं। इतना ध्यान रख लेंगे। बोल देगा घोल किस चीज़ क्या है, तीन ऑप्शन दे देगा, बोलेगा तीन चीज़ दे देगा, बोलेगा ये तीनों क्या है, ठीक है। तो बोल देंगे आप, क्या बोलोगे? इट्स अ फिश, ठीक है, ओके। अब समझो जैसे मैसीर पूछा ना, मैसीर पे कि ब्लू फिन मैसीर, गोल्डन मैसीर क्या है, तो इस तरीके से घोल इज़ अ फिश, ठीक है। 2022 में पूछा था ना मैसीर क्या है, 22 में पूछा था, ठीक है। अच्छा, मीथेन के बारे में बात करो, मीथेन के बारे में, स्टैटिक के बारे में बात करो, मीथेन। अब यहाँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई विल टेल यू, इट दिस इज। तो अपने आँख और अब सारी इंद्रियों को क्या करेंगे, आप उसका पूर्ण इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल यूज़ योर एवरी इंच ऑफ योर सेंसेस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। मिलेट तो ऑफकोर्स आपका इंपॉर्टेंट, लास्ट मेंस में आया तो साल प्री में आने का प्रोबेबिलिटी इसका है, ठीक है, ओके। ये देखना ज़रूर। G20 वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये G20 और कहाँ गए G20, ये सब इंपॉर्टेंट। G20 वाले इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? मिलेट तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। देखो जो बता रहा हूँ उसको तुम छाप कर रख लो दिमाग में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। मीथेन तो एकदम हमारा सुपर इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। अब एग्जाम में सवाल पूछा कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग, नो इट्स द सेकंड लार्जेस्ट। बोलेगा इट्स द लार्जेस्ट, नो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद मीथेन आता है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, ओके। तो ये देख लिया पॉइंट हमने, ओके, वेरी वेल। पूछेगा लाइफ स्पैन कितना होता है? 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ही खत्म हो जाएगा। ये 28 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट है, बट 10 साल में खत्म हो गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 120 साल के आसपास में रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दैट्स व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग मोर। अब सवाल एक पूछेगा आपसे कि जो ह्यूमन इमिशन, जैसे मान लो कि मीथेन का इमिशन होता है तो इसके सोर्सेस होंगे। नाउ सोर्सेस कैन बी एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि मैनमेड सोर्सेस, एंड इट कैन बी नेचुरल ऑल्सो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नेचुरल ज़्यादा है या मैनमेड ज़्यादा है, तो आपके
नेचुरल, ये मैनमेड ज़्यादा, ह्यूमन इमिशन इज मोर एज कम्पेयर टू योर नेचुरल इमिशन ऑफ मीथेन। ये ध्यान रखेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब एक और सवाल एमसीक्यू, हर एक पॉइंट से एमसीक्यू बनेगा दोस्त, ठीक है, ओके। तो ये आपका एमसीक्यू यहाँ से भी बनेगा। क्या पूछेगा कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन क्या है, बोल देगा आपका कि सॉइल है, ठीक है, या बोल देगा आपका कि कोई और सेक्टर है, ठीक है, बट इट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये मैनमेड है, ऑफकोर्स मैनमेड है, एग्रीकल्चर अपने आप थोड़ी हो जाता है, हम करते हैं एग्रीकल्चर, राइस पैडी फील्ड लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मीथेन इमिशन होगा। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जैसे जो हमारी रूमिनेंट्स होती हैं, जो कैटल इंडस्ट्री होती है, बेसिकली वी आर रेफरिंग टू द कैटल इंडस्ट्री, ये क्या करती है, खाने को खाती है एंड खाना अंदर लाके फिर उसको वापस दे ब्रिंग टू देयर माउथ एंड ट्राई टू डाइजेस्ट इट। सो what they do is that this process is called as rumination, and while they bring back the food, इसको डाइजेशन करने में they release the methane in enormous amount. So this animal husbandry or the cattle industry is one of the largest contributor of methane, ठीक है, ओके। नाउ कम हियर, जैसे हम मीथेन की बात करेंगे तो हमारे लिए, हमारे शगुन का काम है ये करना कि वी शुड टॉक अबाउट दीज 4 थिंग्स, IMEO, मार्स एंड ग्लोबल मीथेन प्लेज एंड मीथेन इनिशिएटिव। मतलब कि मीथेन से जुड़ा हुआ ये 4 चीज़ हमको नहीं पता है, देन हमारी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा लूप होल है। और ये पता है मतलब समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, ठीक है, ओके। मैं इन चारों को आपको एक कहानी से समझाता हूँ, कहानी नहीं मतलब छोटा सा 2 मिनट सुन लो, ठीक है, ओके। दिमाग में आपके ना एक मेंटल मैप में देना चाहता हूँ आपको, 1 सेकेंड दे दो मुझे बस, ओके। जैसे ही दिमाग में मेरे मीथेन, क्या हो रहा है यार, हाँ, जैसे दिमाग में मेरे मीथेन आया, मेरे को क्या चमका दिमाग में कि यार देखो मीथेन के लिए दुनिया में क्या हो रहा है, कोई दुनिया में कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे होंगे दुनिया में, तो वो इनिशिएटिव पर हमें बात करनी है। तो पहला इनिशिएटिव देखेंगे तो एक है आपका है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज। प्लेज नाम से लगता है, प्लेज का मतलब क्या है, प्रण लेना, विच इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थिंग, ठीक है। दूसरा इज योर ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इस व्हाट इट इज़ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, मतलब आपने इनिशिएटिव लिया है, बस थोड़ा सा लिबरल टाइप है, रिलैक्स टाइप है, मामला चिल है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ मोर लाइक अ चिल थिंग, दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने भाई प्लेज ले लिया, प्रण ले लिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब इंडिया, ये दोनों आए, ठीक है, तो ये कब हुआ, इट हैपेंड इन COP26। ये कब हुआ, ये हुआ COP27। इतनी चीज़ क्या क्लियर है। तो पहले आपका ग्लोबल मीथेन प्लेज आया, उसके बाद ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव आया, ठीक है। अब इसने कहा, प्लेज ने क्या कहा कि भाई ऐसा प्लेज लेते हैं हम लोग कि 30% जो है ना हम लोग रिड्यूस कर देंगे अपने मीथेन को, बाय व्हाट, बाय 2030। अब बताओ बहुत बड़ा टारगेट नहीं है क्या ये। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम मीथेन इमिशन करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे, अपनी कैटल इंडस्ट्री को नहीं बंद करेंगे। सो वी कैन नॉट डू दैट, दिस इज टू मच फॉर अस। तो इंडिया ने ज्वाइन इसको नहीं करा, ठीक है, वेरी वेल। इंडिया ने क्या इसको ज्वाइन करा, भाई बोला इनिशिएटिव है, हम इंडिया तो हम सबको सपोर्ट करता है ये इनिशिएटिव को। इंडिया बोलेगा प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है, आई विल सपोर्ट इट। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। क्या इतनी बात क्लियर होती है, ओके। अब इन्होंने कहा यार कि मीथेन इमिशन तो हो रहा है, अब इसको मेजर भी तो करना पड़ेगा, तो कुछ तो बॉडी बनाओ यार। तो देख गए इनके डैडी के पास, कौन डैडी है इन्वायरमेंट के लिए, यूएनईपी को बोला भाई कुछ बनाओ जिसे मीथेन को मेजर कर सको। तो यूपी ने बोला ठीक है भाई मैं ऐसा करता हूँ, आई मेक समथिंग कॉल्ड एज IMEO, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। की मीथेन इमिशन कितना है उसको ऑब्जर्वेटरी में ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज व्हाट इज योर IMEO, ठीक है, ओके, वेरी वेल। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जब ये लेकर आए, यूरोपियन यूनियन लेकर आया था इसको, ठीक है। तो इन्हें कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, भाई IMEO तुम ऐसा करो यार कि तुम मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इसको देख लो। नाउ सी, ये हमने जो देखना है कि जो हमारे एयर वाला, ठीक है, हमने देख लिया, क्या देखा हमने देखा मीथेन का सारा देख लिया, एक कहानी। दूसरी कहानी एयर वाली कहानी समझते हैं। देखो पहली चीज़ समझो कि ये दिल्ली में बात चल रही है, सबसे ज़्यादा एयर का इशू कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कल को एग्जाम में घूमते टहलते सवाल आ गया, तो इसका कनेक्शन किस चीज़ से है, ये दिल्ली की एयर पोल्यूशन से है। अब देखो हुआ क्या, ठीक है। सबसे पहले चीज़ समझो कि ये कहाँ पे हो रहा है, NCR दिल्ली के रीजन में हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है एक्चुअली, किस एक्ट के अंदर में हो रहा है ये हो रहा है EP एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कॉमन सेंस, ओके। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, अब सवाल पूछेगा, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई CAQM, ठीक है। अब CAQM क्या है यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और जो क्या कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ऐसा एक्शन प्लान विच इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेडेड रिस्पॉन्स। की मतलब कि ना कि ऐसा मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली की हर जगह पे हम सेम रिस्पॉन्स सेम एक्शन नहीं करेंगे, विल डू समथिंग ग्रेड वाइज। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा ना स्टेज 1 में अगर पुअर एयर क्वालिटी है, स्टेज 2 में बहुत पुअर है, स्टेज 3 में सीवियर है, स्टेज 4 में सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन कैसे करते हैं, कोई पैरामीटर होगा, कोई इंडेक्स होगा, तो ये इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स है,
ठीक है। अगर 201 से 301 के बीच में है, 300 to 400 के बीच में है, अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो हम इसको करते हैं कि भैया ये एरिया, मान लो कि इस एरिया में से, दिल्ली में से ये वाला एरिया यहाँ पे आपका 450 400 से ऊपर है, तो किस कैटेगरी में डालेंगे? विल कीप देम इन दिस स्टेज 3 कैटेगरी। अब स्टेज 3 को लेके जो एक्शन लेने हैं हम यहाँ एक्शन लेंगे। स्टेज 1 में होगा तो ये एक्शन लेंगे, स्टेज 2 में ये एक्शन लेंगे, स्टेज 3 में एक्शन लेंगे। आपको समझना क्या है कि आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना समझना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आपको ये अप्लाई नहीं करना है। आपको सिर्फ जानना क्या है कि अगर घूमते फिरते सवाल आया कि ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, दिल्ली को लेके है, किस एक्ट के अंदर में आता है, ईपीए के अंदर में आता है, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, सीएक्यूएम है, सीएक्यूएम क्या है बात अभी करेंगे हम लोग। और ये जो जैसे कि ये ग्रेड रिस्पॉन्स जो देगा ये किस बेसिस पे देगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पे देगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? ऑल राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपसे क्या पूछता है, ये आपसे पूछता है कि एमसीक्यू में क्या पूछता है कि इसमें ना कितने स्टेज हैं। ये पूछता है कि स्टेज कितने हैं। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या होगा कि यार इसमें 3 स्टेज हैं या फिर 4 हैं? कितने हैं? 4 हैं। क्या क्लियर याद रहेगा? अब समझो कि ये जो इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी सीएक्यूएम है, सीएक्यूएम क्या है? सीएक्यूएम का मतलब हुआ यहाँ पे आपके कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। नाउ इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नंबर 1 थिंग। अगर एग्जाम में कुछ ना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नंबर 1 थिंग। ओके, ऑल राइट। ये क्या करती है? इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो है उसको डील करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज यही वाली जो है ना वो जी ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। दिस इज अ बॉडी विच इंप्लीमेंट्स दिस एक्शन प्लान। ये क्लियर है? ओके। अब यहाँ बात करो कि सीपीसीबी क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ हम पढ़ते सो कहते हैं क्या? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसको समझो हम लोग कहानी के फॉर्मेट में, ठीक है। कहानी समझो, एक सेकंड दो मुझे प्लीज़। ठीक है, तो हमने कहानी क्या समझा कि जैसे इंडिया के अंदर में अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इशू है तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो इस दिल्ली के लिए हमने एक बनाया, उसको कहा हमने ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, उसको कहा गया, क्या कहा गया उसको? उसको कहा गया आपका सीएक्यूएम, ठीक है, कमीशन फॉर, ठीक है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यस, ठीक है, वेरी वेल। अब यहाँ समझो कि और क्या कहानी चल रही है। अब ये जो सीएक्यूएम है, ये जो जीआरएपी है, ये किस पे बेस्ड होगा? ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स से बेस्ड होगा कि ये इसमें अपने स्टेज को डिवाइड करे। कितने स्टेज थे हमारे? 4 स्टेज थे। अब समझना होगा ना यार कि एनएक्यूआई क्या है। सो इट्स एन इंडेक्स। तो इंडेक्स रिलीज कोई ना कोई बॉडी करती होगी। कौन सी बॉडी रिलीज करती है इसको? सीपीसीबी। तो अब एक चीज़ और दिमाग में आ गई, सीपीसीबी है क्या? सीपीसीबी और समझो कि सीपीसीबी को बनाया गया था, किसे बनाया गया था? इसको बनाया गया था आपके, देखो कहाँ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसको बनाया गया था वाटर में, और उसके बाद एयर में ऐड किया गया इसको। तो आप समझो, तो इस बात को समझो कि इसको बनाया, जो इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट में किया गया था, वाटर एक्ट में किया गया था। और एयर एक्ट बाद में इसको भी कर दिया कि चलो भाई एयर पोल्यूशन को भी देख लेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूजन कहाँ आएगा? आपको बोलेगा यार कि सीपीसीबी जो है वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर कर रही है, तो बनाया एयर एक्ट में गया होगा? नहीं, उल्टा समझना कि एयर क्वालिटी को देख रही है तो बनाया इसको वाटर में गया था और बाद में एयर को इसमें ऐड किया गया। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा सवाल क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में? वो पूछते हैं कि यार ये जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये क्या बोल रहा है? बेसिकली बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे इस दिल्ली वाले एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मान लो इसको जूम आउट करो, जूम इन करो, तो इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट होंगे। तो किस किस, ये मान लो ये पोल्यूटेंट पर्टिकुलर 2.5 है, ये ले लो SOx है, ये NOx है, तो ऐसे करके पोल्यूटेंट बहुत सारे होंगे। तो ये किस किस पोल्यूटेंट को मेजर करता है? कहेगा कि इसकी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। सॉरी यार, वो ये आ गया था, लाइक द वॉइस स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो देख क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वाटर एक्ट हो गया हमारा, एयर एक्ट हो गया, देख लिया हमने। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कितने, हाउ मेनी पोल्यूटेंट को ये मेजर करता है। तो यहाँ पे कितने करता है देख लो, यहाँ पे इट मेजर्स 8 मेजर पोल्यूटेंट। इस 8 का नाम अपने को याद होना चाहिए। तो देखो क्या आ गया, पर्टिकुलेट मैटर 10, देखो 8 है ना ये वाला, NAQI। इस इंडेक्स पे कितने पोल्यूटेंट को मेजर करता है ये? तो देखो पर्टिकुलर मैटर 10, 2.5 इन दोनों को मेजर करता है। SO2 NO2 को मेजर करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को करेगा, अमोनिया को करेगा, लेड को करेगा, ओजोन को करेगा। तो ये आपको देखो यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत यहाँ पे भी नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन चारों को रट लेना है। किसको रटोगे? आप रटोगे CO, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, इसको रट लोगे, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, वेरी वेल। ओके, कहानी समझ गया ना? कहानी क्या है? यही कहानी है हमारी। ओके, अब यहाँ पे देर इज समथिंग मोर विच इज कॉल्ड एज, जैसे ही एयर का नाम दिमाग में आया हमारे दिमाग में चीज़ें चमकनी चाहिए। क्या क्या चमक बताता हूँ मैं आपको। इतना समझ लिया हमने, यहाँ तक दिल्ली का बात कर लिया। अब पूरे इंडिया में बात करो। अब पूरे इंडिया का एयर पोल्यूशन कैसे मेजर करेंगे? वो करेंगे नेशनल एयर मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका। अब NAMP क्या करता है? अब सवाल आएगा आपको कि NAMP जो है वो कितने है? जैसे मान लो कि एक तो आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स था,
ठीक है, ये कितने प्रॉब्लम को मेजर करेगा, इसको 8 को करेगा। लेकिन जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये कितने को करेगा, ये 4 को करेगा। ये दो चीज़ रटनी है आपको कि NAQI कितने को करेगा, 8 को करेगा। उन 8 का नाम रटना है आपको। NAMP किसको रटना है कि SO2 NO2 इसमें है, PM10 PM2.5 है, मतलब यही चारों कर रहा है। मतलब कि यहाँ जो हमने देखा ये वाला कि शुरू का ये जो 4 है, दीज 4 आर डन बाय व्हाट, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, ओके, NAMP। अब क्या हुआ, सरकार ने बोला चलो भाई ऐसा करते हैं, पूरे कंट्री के लिए नेशनल क्लीन, सरकार पूरे कंट्री के एयर को क्लीन करना है, उसके लिए मेजर लेते हैं। तो दे सेड कि भाई चलो ऐसा करो कि ट्राई टू फाइंड आउट कि किस सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो दे सेड कि चलो ऐसा काम करते हैं ये चीज़। सो व्हाट दे डिड समथिंग कॉल्ड एज, एक मिनट, इंडिया में क्या करा उन्होंने सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना चालू करा। जैसे मान लो देयर इज दिस दिल्ली, ठीक है, मान लो बैंगलोर, लेट्स से कि पुणे, मुंबई, ठीक है, लेट्स से बैंगलोर, ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, ठीक है, इस तरह की सिटीज़ हमने शूट करी। अब इन सिटीज़ में हुआ क्या, दे सेड कि यार इन सिटी को ना, जैसे मान लो कि इनको हम रेट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पे, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बेसिस पे देखते हैं यार हम लोग कि जिसकी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जिसकी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, वैसे हम कुछ 131 सिटीज़ को चूज़ करते हैं कि इन सिटीज़ के ऊपर हमको क्या करना है, वी हैव टू वर्क ऑन दी सिटीज़। और इन सिटीज़ को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम नॉन अटेनेबल सिटीज़। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा नॉन अटेनेबल सिटीज़ क्या है, सिटीज़ अंडर द विच प्रोग्राम, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। की इन सिटीज़ को हमें क्या करना है, दीज आर द वोस्टली इफेक्टेड सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और मेजर कैसे करते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इनकी बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, कहते हैं ना, AQI आपका 400 के ऊपर पहुंच गया, 300 के ऊपर पहुंच गया। क्यों, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ बहुत ऊपर हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर मैटर बहुत ज़्यादा हाई है। एंड दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ रहे इस चीज़ को। 131 है, कुछ लोग 132 है, नहीं 131 है, ठीक है। आपके PIB के वेबसाइट पे 131 है, ठीक है, CPCB की वेबसाइट 131 ही है, ठीक है। ऑल राइट, वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं। तो NCAP हो गया, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग, सेकेंड ना, ओके, छोड़ो, अब आते हैं काम की बात पे आते हैं। ओके, अब हमने क्या देखा, NAQI देख लिया, NCAP देख लिया, और क्या बच गया, हाँ, अब समझो कि एक एस्ट्रोनॉट, इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक पोर्टल बनाते हैं, एक पोर्टल जहाँ पे हम इस चीज़ को मेजर करेंगे। तो इस पोर्टल का नाम दिया इन्होंने, क्या बोला, प्राणा पोर्टल। तो एग्जाम में सवाल आ जाएगा प्राणा पोर्टल क्या करता है। तो प्राणा पोर्टल डज व्हाट, तो प्राणा पोर्टल टॉक्स अबाउट, ये क्या करता है, आपके एयर क्वालिटी को मेजर करता है अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में पोर्टल बनाया गया था प्राणा पोर्टल, ठीक है। तो प्राणा पोर्टल करता क्या है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, किसके अंदर बनाया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर बनाया गया। इतनी चीज़ क्या समझ में आती है हमें, ठीक है। अच्छा, और समझो, फिर कहा गया चलो यार कि सर्वे कर लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इस सर्वे को कहा गया क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, सर्वे। तो क्या हो गया कि क्लीन एयर सर्वे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, वायु मतलब एयर, क्लीन का मतलब स्वच्छ, ठीक है। अब देखो वही चीज़ तो है। अब वही चीज़ यहाँ देख लो कि नेशनल एयर, ये क्या कह रहा है कि इतने चीज़ चूज़ करा, नॉन अटेनेबल सिटीज़ अंडर द प्राणा पोर्टल, इसको मेजर करेगा। 131 है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर चूज़ किया गया, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, क्लीन एयर सर्वे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। अच्छा, NCAP के अंदर में किया गया, बताया मैंने आपको। अब क्या करेगा कि सर्वेक्षण करेगा कि भैया सबको अवेयरनेस दो, इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। प्राणा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, इसके ऊपर सारी चीज़ें वहाँ पे आपको चढ़ जाएंगी, ठीक है। वेरी वेल, फॉरवर्ड रीडिंग समझ लिया हमने। तो एयर की कहानी क्लियर हुई आपको। एयर की कहानी क्या रही है हमारी, एयर की कहानी हमारी रही कि पूरे इंडिया लेवल पे NCA पे चल रहा है नेशनल एयर प्रोग्राम। एक और इंडेक्स है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अंदर में 8 पोल्यूटेंट है, ठीक है। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया प्राणा पोर्टल, एक सर्वे कराया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सर्वे, सब के सब किस में आ जाएगा, NCA पे। तो एक बार मैं समराइज़ करूँ अगर आपके लिए इसको छोटे से में, तो NCAP के अंदर में 131 नॉन अटेनेबल सिटीज़ हैं, नॉन अटेनेबल सिटीज़ है, वेरी वेल। क्या प्राणा पोर्टल है, यस प्राणा पोर्टल है। क्या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, यस क्लीन एयर सर्वे, बस सिंपल है। अब इसके अंदर में किसकी मेजर करता है, NAQI। कितने पोल्यूटेंट है इसमें, 8। कौन कौन से 8 हैं, PM2.5, PM कौन सा, PM10, और कौन सा NOx, और NO2, और कौन सा SO2, और कौन सा ओजोन, और कौन सा लेड, और कौन सा अमोनिया, ठीक है। बस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा एयर की कहानी भी होगी। तो हमने क्या कहानी देख ली, वी हैव सीन बाय फार इज द मीथेन की कहानी, तो हमने देख ली मीथेन की कहानी, एंड वी हैव सीन द एयर की कहानी। नाउ विल सी की व्हाट इज द कहानी ऑफ इथेनॉल, ठीक है। बायोफ्यूल्स, देखो बायोफ्यूल होता क्या है, एक ऐसे फ्यूल जो कि बायोलॉजिकल नेचर के हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जनरेशन हम देते हैं,
फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। मतलब कि अगर हमने फूड क्रॉप से निकाल के जो हम चीज़ों को खाते हैं उससे हमने बायोफ्यूल बनाया तो उसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। अगर जो चीज़ से बनाएंगे जो कि नॉन फूड क्रॉप है, लाइक मान लो कि प्लांट का वो हिस्सा जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसको बोलेंगे नॉन फूड क्रॉप, ठीक है, सेकंड जनरेशन। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि एडवांस हो रहे हैं। थर्ड जनरेशन में क्या होगा, एल्गी से अगर हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एल्गी से ऑयल निकाल के, तो उसको बोलेंगे क्या, थर्ड जनरेशन। और अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही मॉडिफाई कर दिया विच विल स्पेशली सर्व फॉर द बायोफ्यूल, तो उसको बोलेंगे फोर्थ जनरेशन। तो इस जनरेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तक हम चल रहे हैं, थर्ड में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये होगी बात। अब जब बायोफ्यूल की बात करेंगे तो इथेनॉल इज वन ऑफ द बायोफ्यूल, क्लियर होती है बात। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि इथेनॉल होता क्या है बेसिकली, इट इज़ C2H5OH, केमिकल फार्मूला रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये क्या है, E20 सरकार ने एक E20 रोड मैप बनाया, E20 रोड मैप बनाया। ये क्या है, ये कहता है भाई कि ऐसा करो कि 2025 तक, क्या करो 2025 तक आप क्या करो ना कि आप जो हमारे पेट्रोल कंट्री में है उस पेट्रोल में जो हमारी गैस, जो हमारा गैसोलीन जो पेट्रोल है उसमें क्या करो कि आप जो है इथेनॉल 20% ब्लेंड कर दो। मतलब कि अगर मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया है, गैस लिया है तो उसमें मेरा क्या होगा 20, मैं गैस बोल रहा हूँ, मतलब कि अमेरिका में इसको गैस बोलते हैं, ठीक है, मैं अमेरिकन नहीं हूँ बट ठीक है, इसको पेट्रोल समझना आप, ठीक है, ऑल राइट। तो 20% मैं इसमें इथेनॉल मिला दूंगा और 80% जो हमारा वो है पेट्रोल रहेगा। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएंगे। अब टारगेट क्या दिया है कि 2025 तक इंडिया में जितने भी पेट्रोल हैं उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए। दिस इज द टारगेट, ठीक है। अब ब्लेंड करना क्यों है, क्यों पागल हो रहा है ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ब्लेंड कर दोगे तो ग्रीन हाउस इमिशन कम हो जाएगा। पहली चीज़ तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस और कैन बी अ रिजल्ट और इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, बोल देगा ग्रीन हाउस इमिशन विल इंक्रीज, नो इट विल डिक्रीज। तभी तो अच्छा है, तभी तो कर रहे हैं। इंक्रीज होगा तो क्यों मिलाएंगे, पागल थोड़ी है, ओके। पोल्यूशन कम करेगा, यस पोल्यूशन कम करेगा। इंपोर्ट बिल कम करेगा, मतलब क्योंकि अगर मान लो कि 20% ने कम कर दिया तो क्रूड ऑयल तो हम इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगी हमारी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। नेगेटिव क्या है इसका कि इट्स वेरी लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। मतलब कि इंजन में ज़्यादा इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है, कि मान लो कि जैसे कि 1 लीटर में आपकी माइलेज जो ज़्यादा मिल रही थी अब माइलेज कम मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग, समझ रहे हो बात को। तो सरकार को लोग बोलेंगे ना यार कि मैंने अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खरीदा तो मेरा माइलेज जो पहले 60 का था 50 का आ रहा है, अब प्राइस तो आप मेरे से उतना ही ले रहे हो। सो दिस इज द लोग को लगे ना मेरा लॉस हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस। तो अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि इट इज मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, नो एफिशिएंसी विल डिक्रीज, बोलेगा इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होगी, नो इट विल बी लो। ये सवाल बनेगा एग्जाम में आपसे, ठीक है, ओके। अब कोई आपसे घूमते फिरते पूछ ले कि भैया बताओ बायोगैस क्या होता है, ठीक है, और पूछ ले कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है, आज ज़िंदगी में इसके बाद नहीं बोलोगे आप। तो एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए यार कि बायोमास क्या होता है। पता है क्या हमें बायोमास क्या होता है, वी नो दिस, वी आर अच्छे बच्चे, वी नो दिस व्हाट इज बायोमास। क्या होता है बायोमास, बताओ मुझे। बायोमास मतलब कि एनीथिंग which is alive at some point of time which will contain carbon. it can be vegetation, it can be your any animal, कुछ भी हो सकता है, प्लांट एनिमल का रेसिड्यू, वो बायोमास है। एनी बायोलॉजिकल वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बायोमास को अगर आप क्या करते हो, यू आर बर्निंग इट, बट यू आर बर्निंग इट इन ए स्पेशल कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक कंडीशन, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की इसमें ऑक्सीजन नहीं है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज इंसिनरेशन। इसको क्या बोलते हैं बताओ मुझे, इसको बोलते हैं सॉरी नॉट, इसको कहते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ को आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो उसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, पायरोलिसिस, वेरी वेल। तो अगर आपने बायोमास का पायरोलिसिस कर लिया देन यू विल एनर्बिक कंडीशन में, पायरोलिसिस मतलब क्या होगा, एनर्बिक मतलब कि एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, बायो से बायोगैस बन जाएगा। एंड ये बायोगैस जो बनेगा उसको हम कैप्चर करेंगे एंड दे विल किसी की बायोगैस हो गया। बट एक्चुअली अब सिर्फ बायोगैस नहीं बनता है, यहाँ पे एक और चीज़ बनती है, उसको कहते भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ कि ये तो सॉलिड में था, ये एनिमल वेस्ट तो सॉलिड में होगा ना, दिस इज व्हाट इज योर सॉलिड फॉर्म में एंड दिस इज गैस के फॉर्म में, तो सॉलिड से गैस इधर थोड़े बन जाएगा, तो सॉलिड रेसिड्यू बचेगा ना, दैट रेसिड्यू विच इज रिमेनिंग दैट इज व्हाट वी कॉल एज बायोचार। क्या बोलते हैं इसको, बायोचार बोलते हैं, ठीक है, ओके। देखो अब एग्जाम में सवाल घूमते फिरते पूछ लिया आपसे कि सतत स्कीम क्या है, तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में बात करता है। कैसे करेगा ट्रांसपोर्टेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाओगे आप बोलोगे यार कि मैं ना बायोगैस यूज़ करूँगा। अब बायोगैस का क्या मतलब है कि यार ये तो बायोगैस तो आपके वेस्ट से बना है, वेस्ट से बना है बायोगैस, वेस्ट को हीट करा एयर के एब्सेंस में तो आपका क्या बन गया, बायोगैस बन गया। सो इट्स सस्टेनेबल, क्यों, क्योंकि रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वेस्ट को, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया आपका। तो इसको अगर यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, इमिशन भी कम हुआ, वेरी वेल। अब कोई पूछता है आपसे गोबर्धन स्कीम किसके बारे में, अगेन नाम देखो, गोबर से धन बनाना। गोबर क्या होता है, वेस्ट, एंड वेल्थ, धन मतलब वेल्थ, तो वेस्ट टू वेल्थ है बेसिकली कि वेस्ट को हमें प्रोसेस करके वेल्थ बनाना है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है।
होता क्या है, प्रोसेस क्या है कि वेस्ट, कैसा वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, उसको करोगे क्या, उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करोगे, ठीक है, और बन क्या जाएगा, बायोगैस प्लस बायोचार, बायोचार सॉलिड फॉर्म, ये गैस जो निकलेगी उसको हम ट्रैप कर लेंगे, बोलेंगे बायोगैस। अब इसी बायोगैस को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं, ये जो बायोगैस निकला हमारा सेम तो है, सेम तो प्रोसेस है, इसको कंप्रेस कर दोगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस। डोंट यू थिंक इट इज सिमिलर लाइक समथिंग विच वी सी इन रियल लाइफ इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? दोनों में फ़र्क क्या है यार, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दोगे तो आपका सीएनजी बन जाएगा, और बायोगैस को कंप्रेस कर दोगे तो सीबीजी बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, दोनों में मीथेन है, दोनों में 90-95% मीथेन है, ध्यान रखना, सीबीजी और सीएनजी दोनों में। डिफरेंस क्या है कि सीबीजी जो हम बना रहे हैं वो हमने वेस्ट से बना रहे हैं, बायोमास से बना रहे हैं, वो हम खुद बना रहे हैं। सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि अर्थ में ऑलरेडी मिलता है। नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको कंप्रेस करते हैं, सीएनजी बनाते हैं। सो इट कैन एग्जॉस्ट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज़ है ना, सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल है, तो दैट इज़ अ थिंग। तो रिवाइज कर लो, माहिर स्कीम पूछेगा किससे कनेक्टेड है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर, ठीक है, जनरेशन देख लिया हमने, इंस्टॉल ब्लेंडिंग देख ली, बायोगैस, बायो केमिस्ट्री, सीबीजी देख लिया, ठीक है, और फिर ये हम बायोचार भी देख लिया हमने। ओके, विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड कुछ एक लास्ट मैसेज मेरी तरफ से कि आई होप यू विल यूटिलाइज दिस डॉक्यूमेंट वेल, बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कंपाइल दिस डॉक्यूमेंट एंड मेक दिस, एंड चीज़ों को मैंने ऐसे फिल्टर करा है कि आपको यहीं याद हो जाएगा सब कुछ। इस वीडियो को एक बार सुनो, फिर एक बार कान में प्ले करके घूमते फिरते, बाथरूम जाते हुए, ब्रश करते हुए, वॉक करते हुए सुनना है, इसको सुनते हुए एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द इन्वायरमेंट पार्ट एक्सपोनेंशियली। देखो लास्ट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अच्छे नहीं आए थे, तो यूपीएससी ऐसा करती है कि जब एक बार दे डू सम शिट तो दे ट्राई टू मेक इट अप। तो अभी यूपीएससी क्या कर सकती है, हो सकता है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपके डुएबल दे दे, ठीक है। तो अगर स्टैटिक पे क्वेश्चन आ गया तो हम तो विन विन पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपसे सवाल तो होना ही होना है, और नहीं हुआ तो मैं पहले अपना सर फोड़ूंगा, फिर आपका ही फोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद इन्वायरमेंट सवाल गलत हो गया अगर आपसे, तो मतलब मेरे लिए तो लिटरली मेरे को कूद जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कर लेंगे। तो चलिए, आई टेक यू लीव, आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द सुपर 100 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो अभी इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा काम करना उसके ऊपर। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय, गॉड स्पीड। अच्छे से पढ़ना है, फोड़ देना एकदम, ठीक है। 20 डेज बचे हैं हमारे पास, टाइम ज़्यादा है नहीं। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, सुबह शाम उठते बैठते रिवाइज करना है, ठीक है। घूमते फिर दिमाग में आर्टिकल चलना चाहिए, पॉलिटी पर दिमाग में आर्टिकल चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ रहे दिमाग में चलना चाहिए, सजल स्कीम क्या है, गोवर्धन क्या है, ठीक है। फिर मेरी मिष्टी स्कीम क्या है ना, ये सब चलना चाहिए दिमाग में। ऐसे ही लोग आपको पागल बोले, ऐसा होना चाहिए। फॉर दिस 20 डेज पागल बन जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।